नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर और ये ट्रांसफॉर्मर की आज 5वीं क्लास है। जितना 4 क्लास में हमने पढ़ा है वो स्टार्टिंग की 5 से 7 मिनट में अच्छे से रिवाइज़ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे इसके पीडीएफ चाहते हैं कंप्लीट थ्योरी प्लस में टॉप 200 वन लाइनर क्वेश्चन और 150 प्रीवियस ईयर के ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन, तो हमारी ऐप पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है वीर कॉन्सेप्ट के नाम से, वहाँ पर लॉगिन कीजिए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज में इसकी थ्योरी की पीडीएफ प्लस में वन लाइनर प्लस में आपके 150 प्रीवियस ईयर के ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन वो उसमें आप क्लास के साथ-साथ रिवीजन कर सकते हैं। और जो बच्चे कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट है ये, 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज़ में, जिसमें टेक्निकल के 70 क्वेश्चन का सिलेबस कवर होगा, 10 नंबर के कंप्यूटर का, 5 का मैथ, 5 की रीजनिंग, फिर 5 की हरियाणा जीके, 5 की इंडिया जीके, कंप्लीट 100 नंबर का ये मॉक टेस्ट है। और 50 मॉक टेस्ट है, इन 50 मॉक टेस्ट को लगाने से 3500 आपके टेक्निकल क्वेश्चन कवर होंगे। 500 आपके कंप्यूटर प्लस में 500 की मैं 1000 के आपको प्रीवियस ईयर की पीडीएफ दूँगा, तो 1500 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो जाएँगे, तो ये भी आपका बहुत अच्छा स्कोर बना देंगे। इसके साथ-साथ हरियाणा जीके के 1500 क्वेश्चन और इंडिया जीके के 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस 99 रुपीज़ के इस चार्ज के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। जल्दी-जल्दी, आपको पता है कि ये स्थैतिक युक्ति है, घर्षण हानि नहीं है, तो इस वजह से दक्षता सबसे ज़्यादा है। स्टेप अप, स्टेप डाउन, वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को कम करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एसी पे ऑपरेट होता है, डीसी पे नहीं होता, क्योंकि डीसी में आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। आपको वर्किंग प्रिंसिपल में अनन्य प्रेरण, सह प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, लेकिन एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसमें आपका अनन्य सह प्रेरण के साथ-साथ आपका क्या होता है, सह प्रेरण के साथ-साथ वहाँ चालन का सिद्धांत भी फॉलो किया जाता है। प्रेरित के साथ चालन का भी गुण उसमें आ जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसमें फिर हमने देखा कि प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में आप ऐसी सप्लाई देंगे, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा और फिर यहाँ पर इसी के फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स इंड्यूस्ड होगी जो इसी को काटने लग जाएगी, तो आपके लेंस के नियम के तहत अप्लाई वोल्टेज का विरोध करेगी, जिसका ये फॉर्मूला है। वहाँ फाई क्या है? फाई है फ्लक्स लीकेज। ठीक उसी प्रकार से सेकेंडरी में रहेगा, ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि लेंस के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल अप्लाइड वोल्टेज का ही विरोध करने लग जाता है। फिर हमने देखा कि इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका बन जाता है ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो। ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो को हम के से डिनोट करते हैं, जो मात्रकहीन होता है, जिसका मान लेस देन 1 स्टेप डाउन में, मोर देन 1 स्टेप अप में और इज इक्वल टू 1 किसमें होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के सेंस में, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में आप बोल सकते हो। ट्रांसफॉर्मर की संरचना में आपको वाइंडिंग पढ़नी थी, लैमिनेटेड कोर पढ़नी थी और कंटेनर पढ़ना था और आपको टर्मिनल पढ़ने थे। आपने जो वाइंडिंग स्टार्ट की तो ये बात आपको अच्छे से पता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न है वो डिपेंड करता है कितना फ्लक्स इंड्यूस करना है। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आपकी वाइंडिंग की मोटाई है वो डिपेंड करती है धारा का प्रवाह कितना करवाना है। फिर आपको मैंने बताया था कि ये जो कोर है वो लेमिनेटेड करके हम रिविट करके बनाते हैं, जो सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है, जिसकी मात्रा कितनी रहती है, वो सिलिकॉन की मात्रा है जो 3.5 से लेकर 4.8% तक और इसकी मोटाई 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक रहती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। आज एक इसका नाम और देखेंगे, कभी-कभार उससे भी इसको बनाया जाता है। कंटेनर में आपको मैंने बताया था कूलिंग के तौर पर इसमें ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल डाला जाता है। टर्मिनल पे हाई वोल्टेज टर्मिनल और लो वोल्टेज टर्मिनल आपने देखे होंगे। वर्किंग प्रिंसिपल को आपको अच्छे से पता है, अनन्य प्रेरण, सह प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण। हाँ, दोनों वाइंडिंग के बीच में खुद का कोई लिंक नहीं होता, इस वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का प्रतिरोध अनंत होता है, खुद वाइंडिंग का प्रतिरोध निम्न होता है और जो फ्लक्स चलती है मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद उसमें फ्लक्स के राह में बाधा डालने वाले को प्रतिष्ठम कहते हैं, उसका मान कम से कम होना चाहिए। क्लियर है? फिर ट्रांसफॉर्मर के लाभ, कोई भी चल पुर्जा नहीं है, रख रखाव में समय नहीं लगेगा, दक्षता आपकी कितनी रहेगी 95 से 98, यहाँ 90 से आपकी 98% लिख रखी है और ये बहुत उच्च वोल्टेज पे काम करता है। एसी पे काम करता है, तो डीसी में आपकी जो पावर खपत होती है या फिर आप क्या कहेंगे पारेषण और वितरण करना भी इसका आसान है। फिर ट्रांसफॉर्मर का हमने वर्गीकरण स्टार्ट किया। वर्गीकरण में हमने देखा कि स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ाना, स्टेप डाउन में वोल्टेज को कम करना। संयोजन ध्यान रखेंगे, स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो स्टार डेल्टा संयोजन रहेगा, स्टेप डाउन में वोल्टेज कम कर रहे हैं तो डेल्टा स्टार संयोजन रहेगा।
फिर हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो इसका क्या होता है, लेस देन 1 होता है। फिर हमने देखा कोर की संरचना के अनुसार लेस देन 1 स्टेप डाउन में, मोर देन 1 स्टेप अप में। फिर संरचना के अनुसार हमने देखा कोर की संरचना सेल टाइप, कोर टाइप और वेरी टाइप, ये सबसे अच्छा है, आइडियल है, इसको प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। इसमें अनेक चुंबकीय पाथ बनेंगे, इस वजह से इसकी दक्षता उच्च रहती है और लीकेज का चांसेस ना के बराबर है। इसमें हमने देखा बाहर की तरफ है, तो इसमें कौन सी हानि ज्यादा होगी, तो वाइंडिंग बाहर है, वाइंडिंग तांबे की बनी होती है, ताम्र हानि ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लोहा हानि। और इसमें कौन सी हानि ज्यादा होगी, इसमें लोहा हानि होगी, क्योंकि कोर बाहर की तरफ और कोर लोहे की बनी होती है। इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो इसकी दक्षता कम होती है क्योंकि फ्लक्स का लीकेज होगा, इसकी दक्षता उच्च होती है क्योंकि फ्लक्स का लीकेज नहीं होगा। जो फ्लक्स का लीकेज होगा कोर उसको वापस ले आएगी। लेकिन सबसे ज्यादा दक्षता की बात करूं तो वो कौन सा रहेगा, बेरी प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में हमने देखा था। फिर हमने जब इनको पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि इनके जो लिम है उनकी संख्या भी ध्यान रख लेना। इसमें 3 लिम होते हैं, सेंट्रल लिम पर आपकी वाइंडिंग रहेगी और इसका जो शेप है वो कैसा रहेगा, ई आई प्रकार का, एम प्रकार का, टी और यू प्रकार का। फिर हमने एक कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर किया तो इसमें जो लिम रहते हैं वो दूर रहते हैं और दोनों लिमों पर आपकी बाइंडिंग रहेगी, चुंबकीय पाथ सिर्फ एक रहेगा और इसकी जो शेप बनेगी वो यू आई प्रकार की और साथ में आपका एल और एल, उल्टा एल और सीधा एल से बना दिए जाएंगे। फिर हमने इनका कंपेरेटिवली देखा कौन कौन से पॉइंट कैसे आते हैं, इन सबको बहुत अच्छे से डिटेल से मैं आपके सामने करवा चुका था। फिर हमने देखा कि फेज की संख्या के अनुसार सिंगल फेज, थ्री फेज। सिंगल फेज हम घरेलू उपकरणों में यूज करते हैं और थ्री फेज को हम यूज घरेलू में कौन कौन से, वोल्टेज स्टेबलाइजर, फिर आपने देखा रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर और इन्वर्टर के तौर पर प्रयोग करते हैं। थ्री फेज को हम अपने स्टेप अप स्टेप डाउन यानी पारेषण और वितरण के तौर पर हम थ्री फेज का इस्तेमाल ही करते हैं, ये सबको पता भी होगा। फिर हमने एडवांटेज भी देखे, हानि डिसएडवांटेज देखे। फिर हमने आउटपुट क्षमता के अनुसार ऑटो ट्रांसफॉर्मर और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटो में कौन सा, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो का जिक्र आएगा तो एक ही वाइंडिंग होगी, उसी वाइंडिंग को हम प्राइमरी साइड यूज करेंगे, उसी वाइंड को सेकेंडरी साइड यूज करेंगे। जब हमने स्टार्ट किया कि स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर है तो स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो प्राइमरी में टर्न की कम संख्या लेंगे, सेकेंडरी में ज्यादा रहेगी। समझ गए इस बात को, ये स्टेप अप है। और स्टेप डाउन होगा तो प्राइमरी में आपकी सारे के सारे वाइंडिंग यूज की जाएगी और सेकेंडरी में कम यूज की जाएगी। एक ही वाइंडिंग का यूज कर रहे हैं, इस वजह से ताम्र हानि कम होगी, दक्षता उच्च होगी और लीकेज ना के बराबर होगी। दूसरी बात, वोल्टेज की टैपिंग करना बहुत आसान है, नियमित रूप से वोल्टेज मिलती रहेगी, ये कुछ इसके एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज में एक ही वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही वाइंडिंग है, इस वजह से जो काम करने वाले हैं उनको विद्युत का झटका लगने का खतरा रहता है। दूसरी बात, वाइंडिंग एक ही होने के कारण प्रतिबाधा जिसको एक्सएल से डिनोट करते हैं उसका मान क्या रहेगा, कम रहेगा और इस वजह से इसका टॉर्क उच्च रहेगा। जब टॉर्क उच्च है तो इसका एक उपयोग हमने देखा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जितनी भी डिवाइसेस जिनका टॉर्क उच्च होता है उनको हम कहाँ यूज करते हैं, थ्री फेज मोटर के स्टार्टर के तौर पर यूज करते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पर करेंगे, वोल्टेज नियामक के तौर पर यूज करेंगे और वोल्टेज को बूस्ट करने के तौर पर हम इसका प्रयोग करेंगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल में ध्यान रखेंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर दोनों पे काम करता है। कौन कौन से, एक तो रहेगा प्रेरकीय, प्रेरणीय जिसमें धारावाही कुंडली होनी चाहिए और दूसरा है चालकीय क्योंकि उसी में से करंट, प्राइमरी में वही करंट और सेकेंडरी में वही करंट। इसका ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो वही होता है जो बाकी ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो का रहता है, लेकिन इसमें के का मान इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफॉर्मर में आपने करंट ट्रांसफॉर्मर और आपने पोटेंशियल सीटी और पीटी। करंट में आपको करंट को मेजर करना है किसकी सहायता से, एमीटर की सहायता से, जिसकी औकात 0 से 5 मीटर तक ही मेजर करने का है। करंट ट्रांसफॉर्मर में आपको मैंने बताया सीटी आ जाएंगे तो मतलब बहुत तेज आवाज, तो बहुत तेज के सेंस में मैंने बताया था कि स्टेप अप करेंगे तो प्राइमरी में टर्न की संख्या कम होगी, सेकेंडरी में टर्न की संख्या ज्यादा होगी। पीटी में पिटाई कर रहे हैं तो इसको नीचे की तरफ धकेल देंगे, यानी कि प्राइमरी में टर्न की संख्या ज्यादा होगी, सेकेंडरी में कम होगी। ये स्टेप डाउन प्रकार का है। संयोजन भी ध्यान से रख सकते हो, स्टेप अप है तो स्टार डेल्टा संयोजन होगा, स्टेप डाउन है तो डेल्टा स्टार संयोजन होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया था कि भी जब इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो करंट ट्रांसफॉर्मर में आपने ध्यान दिया कि वोल्टेज को डाउन करेंगे, कितने, क्या वोल्टेज नहीं, धारा को डाउन करेंगे और जो धारा जिसका मान 100 से 200 एम्पीयर है उसको 1 से 2 में कन्वर्ट कर देंगे और फिर यहाँ आएगा आपका अनुपातिक स्केल, उसके माध्यम से जैसे एमीटर ने आपके 2 रीडिंग शो की, वैसे एमीटर की औकात कितनी है, 0 से 5 एम्पीयर, इसने 2 सेट की, 2 रीडिंग शो की, तो हमने देखा 2 गुना में 100, यानी कि इसकी तो ओवरऑल जो रीडिंग आ जाएगी वो डिपेंड करेगी ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से।
ये हमने अच्छे से कर लिया। पीटी में हमने देखा कि भाई ये वोल्टेज को मेजर करेगा। एक क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें सेकेंडरी साइड को कभी भी खुला नहीं रख सकते, उस पे आपको एमीटर लगाना पड़ेगा। अगर आप सेकेंडरी साइड को क्लोज नहीं करोगे तो इसमें इंसुलेशन ब्रेक या जलने का खतरा रहता है। पीटी में वोल्टेज मीटर में आप ये नॉर्मल सी बात है कि इसको ओपन सर्किट में मेजर कर सकते हैं, लोड को कनेक्ट करेंगे, बाकी और कोई विशेष ध्यान नहीं देना। इसमें वोल्टेज को क्या किया जाएगा, डाउन किया जाएगा। वोल्ट मीटर की औकात है वो 0 से 110 तक ही मेजर करने की है, तो हमने 11,000 22,000 इनके वोल्टेज को डाउन करके ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के से हम इसको मल्टीप्लाई करके मेजर कर सकते हैं। ये था सीटीपीटी। फिर हमने देखा व्यापारिक क्षमता के अनुसार पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। पावर ट्रांसफॉर्मर मतलब आपको पता है कि जहां पारेषण करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, पारेषण 200 केवीए तक, और डिस्ट्रीब्यूशन में घरों में सप्लाई तक पहुंचाने के एंड पॉइंट तक हम इसका प्रयोग करते हैं। तो उत्पादन केंद्रों से और उद्योगों के सब स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए पावर ट्रांसफॉर्मर, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, उसकी क्षमता आपको ने देखी होगी कि 5 केवीए से लेकर 2000 केवीए तक हो सकता है। और दो फिर पॉइंट आए थे, एक थी आपकी एलटी लाइन और एक एसटी लाइन। एलटी मतलब लो टेंशन वाली लाइन, जिसकी क्षमता है 15,000 केवीए से कम हो, और 15,000 केवीए से ज्यादा हो तो एचटी लाइन रहेगी। इतना हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, और आज से अपना यहाँ फ्रेश स्टार्ट होता है। आप कहोगे सर ये तो पंगा ही हो गया, हर रोज का ऐसे। देख लीजिए 10 मिनट लगे हैं, स्टार्टिंग के 1-2 मिनट तो देखो मैं नो डाउट भाई अपने कोर्स के लिए बताता हूँ। ये जो मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया है, इतनी ही एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा 1 आवर से, कंप्लीट 1 आवर आपको पढ़ाया जाएगा, हर रोज 10 मिनट आपकी स्टार्टिंग की रिवीजन। चलो स्टार्ट करते हैं। पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के हम क्या पढ़ने वाले हैं, भाग करने पढ़ने वाले हैं। पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के भाग। अच्छा, पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के जब हम भाग पढ़ रहे हैं तो सभी ट्रांसफॉर्मर के भाग खत्म हो जाएंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से पढ़ेंगे, कोर पढ़ेंगे, कोर के बारे में आप अच्छे से जान चुके हो। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि इसके बारे में बस जल्दी जल्दी इनको निपटाना, और कुछ नहीं है, दम नहीं है इनमें, ये हम पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक आपके लिए नया होगा क्योंकि इसके बारे में हमने खास नहीं पढ़ा, बस इतना सा पढ़ा है कि ये विद्युत रोधन का काम करता है, और यहाँ हम इसको शीतलन के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। तो 2 प्रकार के ऑयल हम डालेंगे, 2 प्रकार के। फिर ऑयल के हम फीचर देखेंगे क्या क्या होने चाहिए, और एक आता है कि इस ट्रांसफॉर्मर ऑयल का पेरा विद्युतिक वो कितना है, पेरा विद्युतिक नियंत्रण कितना है, उसके बारे में हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है, वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑयल टैंक के ऊपर लगा दिया मैंने निशान। ऑयल टैंक के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हो, ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल के बारे में आपको डिटेल से कवर करना है। फिर बात करते हैं कूलिंग पाइप। आपको पता है कूलिंग पाइप के लिए कोई विशेष से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। कूलिंग पाइप मतलब ट्रांसफॉर्मर को ठंडा, वैसे शीतलन प्रणाली के अनुसार भी हम ट्रांसफॉर्मर को पढ़ेंगे, वहां भी ये आएगी। लेकिन कूलिंग पाइप क्या है, बराबर में ऐसा स्ट्रक्चर जहां से आपने क्या कर दिया, आपने उसके ओवरऑल डायमीटर को फैला दिया है, तो वहां से उष्मा का प्रसार हो जाएगा, उष्मा फैल जाएगी, तो जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल है उसमें ज्यादा उसका टेम्परेचर नहीं जाएगा, इस वजह से कूलिंग पाइप आपने लगा रखी है। अच्छा, ऑयल इनलेट वाल्व, इसके लिए क्या आपको बताने की जरूरत है, ये आपको मैं दिखाऊंगा सब कुछ डायग्राम में। ये देखो ये रही है ना ऑयल इनलेट पाइप, ड्रेन ऑफ, और एक साइड से इस साइड ये ड्रेन ऑफ है निकालने के लिए, उस साइड से आपकी ऑयल इनलेट वाल्व होगी जिससे आप तेल इसमें, ऑयल वो नहीं कि तेल भरा जाएगा, भरा तो ऊपर की साइड से जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भाई आपके ओवरऑल 2 प्रकार की है, ड्रेन ऑफ, ड्रेन इन। तो यही बोला है कि ऑयल इनलेट वाल्व, इसके लिए कोई अलग से फिर है, अलग से हेडिंग लगाने की जरूरत नहीं, आपको पता है, नाम से पता पड़ लगे। इन मतलब आना और आउट मतलब जाना। ऑयल आउटलेट ड्रेन कोक मतलब जब कभी भी आपको ट्रांसफॉर्मर की मेंटेनेंस के तौर पर सफाई करनी है तो ऊपर से तो तेल थोड़ी ना निकलेगा, नीचे से उसको खोल के निकाल दिया जाएगा। ऑयल गेज, ऑयल गेज इसके बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का पढ़ेंगे, कोई ज्यादा नहीं है। ऑयल गेज क्या है, ऑयल के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। प्राइमरी टर्मिनल मैं बता चुका हूं, इससे आपकी एसी सप्लाई जुड़ेगी। सेकेंडरी टर्मिनल आपको पता है जो आपके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आएंगे। अर्थ पॉइंट को कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट होती है उन सबको हमें अर्थिंग करने की जरूरत है, इस वजह से इस पे कोई विशेष आपकी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर है डाटा प्लेट, इस पे भी कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनेगा। डाटा प्लेट पे आपको जानकारी दी जाती है भाई ये कितने केवीए का है ना, क्या इसकी फीचर्स है, कौन सी कंपनी का बना है, और कब इसको लास्ट टाइम मेंटेनेंस किया गया था, वो सारा कुछ डाटा प्लेट पे, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां से बनेगा एक्सप्लोजन बेट या वोल्व, ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे। इसको अच्छे से करेंगे। कंजर्वेटर क्या है,
जो जो हो चुके हैं ना, मैंने जो हो चुके हैं या फिर जिनका कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता वो मैंने बॉक्स में बंद कर दिए और बाकियों को मैंने अंडरलाइन कर दिए। इनका क्वेश्चन बनेगा ब्रीदर का, बहुत अच्छे से कवर करना आपको ब्रीदर, है ना। सिलिका जेल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसको अच्छे से कवर करना है। फिर आपकी क्या है, स्विच टेपिंग ऑनलोड और ऑफलोड करते हो, इसको अच्छे से कर लेना है आपको। और फिर कौन सी है, ग्लूकोज रिलो, इनको अच्छे से करना है, ग्लूकोज रिले। फिर तापमापी, तापमापी में कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपका ऑयल गेज है ना, ऑयल मापी और आपका तापमापी बस टेम्परेचर को मापेगा, इसमें कोई विशेष क्वेश्चन मापने की आपकी जरूरत नहीं है। तो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आपको बहुत डिटेल से करने हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल हो गया, जैसे आपका ऑयल गेज आपका नया टॉपिक है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, इसको भी मैं साइड में करता हूं, है ना। इसको पढ़ेंगे जरूर लेकिन इसमें कोई विशेष दम नहीं है, ठीक है। जो अंडरलाइन किए उन पे विशेष ध्यान देना है। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर हमने पढ़ना है एक्सप्लोजन वाल को, कंजर्वेटर को अच्छे से पढ़ना है, ब्रीदर, सिलिका जेल, टैपिंग स्विच, ग्लूकोज रिले और ये तापमापी भी तो नॉर्मली हो गया। तो ये जो अंडरलाइन है इन पे विशेष ध्यान देना है। बाकी ऑलमोस्ट आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं लेकिन थोड़ा मोटा हल्का फुल्का उनको भी पढ़ लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जितने भी यहां लिख रखे हैं उनमें से एक दो को मैं इग्नोर करके बाकी सबको यहां आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। एक बार आप डायग्राम देख लीजिए, ऊपर से स्टार्ट कीजिए। हाई वोल्टेज बुशिंग, ये हाई वोल्टेज वाले जहां से आपकी एसी सप्लाई आएगी, और फिर है लो वोल्टेज बुशिंग, मतलब जहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि लोड की तरफ आपने जोड़ दिया। ये रेटिंग प्लेट हो गई, ये इस पे कुछ मतलब रेट कितने वो केवीए का है, ये कुछ रेटिंग प्लेट के तौर पर शो करने के लिए, डाटा शो करने के लिए। ये हो गया भाई मेन टैंक, ये क्या हो गया मेन टैंक। और मेन टैंक के ही ऊपर कौन सा होता है, ये होता है जी आपका कंजर्वेटिव टैंक, है ना, कंजर्वेटिव टैंक, जिसमें आपको कंजर्वेशन के तौर पर ऑयल को कुछ रखा जाता है। वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर है ड्रेन ऑफ, ड्रेन ऑफ मैंने बताया था, ड्रेन इनलेट वाल, है ना, और ऑयल इनलेट वाल, ऑयल आउटलेट वाल, ये ड्रेन ऑफ है, मतलब जब आपको पूरा का पूरा ट्रांसफर ऑयल बाहर निकालना हो। फिर है कूलिंग ट्यूब, ये आ गई वो ट्यूब जिसमें आपने फैलाव कर दिया भाई, प्रसार कर दिया। प्रसार करने का मतलब ये है कि भाई ये ऑटोमेटिक आपका प्राकृतिक रूप से ठंडा होता रहेगा। तो हम शीतलन प्रणाली के अनुसार भी ट्रांसफॉर्मर को पढ़ेंगे तो वहां भी ये फिर से रिपीट होगा। फिलहाल आप ध्यान रखना कि ये कूलिंग ट्यूब है, ये दोनों साइड होती है, दोनों क्या ऑलमोस्ट ना आपकी चारों साइड होती है, लेकिन दो साइड इसका आकार ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा, इस साइड और ये उस साइड। क्लियर है। फिर आपका क्या है, कूलिंग ट्यूब, कूलिंग ट्यूब। उसके बाद है ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला पार्ट है जिससे क्वेश्चन आता है, ये कंजर्वेटिव टैंक है। इसके इस साइड आपका टैंक गेज हो गया, मतलब आपको बताएगा कि भी इसमें ओवरऑल कितना ऑयल है, ठीक है। ये इसमें क्या लगी रहेगी, आपकी बुकेज रिले रहेगी, और इसी के साथ ही आपका उस साइड बुकेज रिले उस साइड आपका दिखाई देगा। मैं डायग्राम एक और लूंगा, उसमें पता लग जाएगा आपकी क्या रहेगी, आपकी सिलिका जेल के साथ ब्रीदर नजर आएगा, ठीक है। ये ओवरऑल आपका डायग्राम है किसका, डायग्राम है पे ट्रांसफॉर्मर का, पावर और डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में। लेकिन जितने भी ट्रांसफॉर्मर है उन सब में यही ज्यादातर आपके पार्ट देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ एक पार्ट जो पिछले स्लाइड पे लिख रखे हैं यहाँ नहीं है, उनको जब वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे तो सारे कुछ आपके सामने आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ट्रांसफॉर्मर कोर, सबसे पहले कोर पढ़ चुके हैं, कोर के बारे में जल्दी से निपटा लेंगे। और एक ये नाम आपको मैं बताऊंगा कि इसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछ ली जाती है, बस उसको कवर करके फिर आगे पढ़ जाएंगे, ठीक है। पढ़ लीजिए इसके बारे में क्या बोला इसमें, कि ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए सिलिका स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का उपयोग किया जाता है। सबको पता है सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर को रिविट करके किसका बनाया जाता है, कोर का निर्माण किया जाता है। पत्तियों की मोटाई कितनी रखी जाती है अभी, 0.35 से लेकर 0.5 mm के बीच मध्य रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, लेमिनेशन तथा कम मोटाई भंवर हानि धारा, भंवर मोटाई क्या किसको कम करती है, भंवर धारा हानियों को कम करती है। भंवर धारा हानियां मतलब एडी करंट लॉस को कम करती है। तो जो पत्तियों की मोटाई है, जो मोटाई आपने क्या की है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेट करके वर्निश करके बनाया है, उसमें उसकी मोटाई कितनी है, 0.35। डाटा आप ये कम से कम 10 बार रिपीट कर चुका हूं और आपको याद भी हो गया होगा। 0.35 से लेकर 0.5 तक, किसको कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। जबकि सिलिकॉन इसमें मिलाया जाता है, सिलिकॉन इसमें कितना मिलाया जाता है वो आपको ध्यान होगा, वो मिलाया जाता है 0.35 से लेकर 0.35 से लेकर नहीं 0.35 नहीं 3.5 से लेकर 4.8% तक।
किस वजह से मिलाया जाता है, तो हम कहेंगे इसके अंदर जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन स्टील की जो मात्रा, सिलिकॉन स्टील सिलिकॉन मिलाया जाता है, वो कौन सी हानियों को कम करने के लिए, हिस्टोसिस हानियों को कम करने के लिए। कितना मिलाया जाता है आप सबको पता होगा, उसकी मात्रा रहती है 3.8% से लेकर कितनी 4.5% तक इसकी मात्रा रहती है, सिलिकॉन की मात्रा रहती है। तो अब हालांकि लॉसेस में आएगा, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, लेकिन अभी पता लग गया कि भी सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां है उनको लेमिनेट करते हैं, उनकी मोटाई रखते हैं 0.35 से लेकर 0.5 तक, किसको कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है, किसको कम करने के लिए, हिस्टोसिस लॉसेस के कम करने के लिए। ये जो दोनों लॉसेस है, एडी करंट लॉस और हिस्टोसिस लॉस, ये किसके अंदर होते हैं, कोर के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, कोर, यानी कि इनको कोर भी बोल देते हैं, इनको लोहे हानियां भी बोल देते हैं। लोहे हानियां में, क्योंकि कोर किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है, उसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। बाकी डिटेल से आ जाएगा। अधिक फ्लक्स संधारांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के भेजने के लिए ट्रांसफॉर्मर कोर का प्रतिष्ठम कम से कम होना चाहिए। प्रतिष्ठम क्या होना चाहिए, कम से कम। प्रतिष्ठम क्या है, प्रतिष्ठम है जो आपकी धारावाहिक कुंडली थी, उसमें जब धारा का प्रभाव हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर आपकी फ्लक्स इंड्यूस्ड होगी। फ्लक्स के प्रभाव में जो बाधा डालता है उसको प्रतिष्ठम कहते हैं। उसका मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। कुंडली का खुद का प्रतिरोध भी कम से कम होना चाहिए, और दोनों कुंडलियों के बीच में प्रतिरोध आपका अनंत होगा, क्योंकि ये आपकी क्या है, ये आपकी धारावाहिक कुंडली है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। इनके बीच में पारस्परिक प्रेरण या सह प्रेरण या अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पे ये काम करती है। ठीक है, फिर बोला है कि इस ट्रांसफॉर्मर की अच्छा कुंडली क्या है, ट्रांसफॉर्मर में सबसे ज्यादा गर्म होने वाला भाग कौन सा, यही पेपर का क्वेश्चन है, तो पूछा जाता है कि कुंडली है। इसी कुंडली के अंदर एक साउंड भी प्रोड्यूस होती है जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर में, है ना, कुंडली कुंडली होती है, लेकिन कोर में जो कुंडली इसके ऊपर लपेटी जाएगी ना, इस कुंडली उसके ऊपर लपेटी जाएगी, उस कोर के अंदर आपके एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे ट्रांसफॉर्मर में हमिंग प्रभाव कोर कहते हैं, हमिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो मैंने बताया था कम लोड होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गई ट्रांसफॉर्मर कोर। अच्छा, कोर के मुख्य कार्य पहले भी आ चुका है, फिर से वही लाइन है। प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा मार्ग प्रदान करना, सेकेंडरी तक पहुंचा देना। प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाओं को कहां पर पहुंचाना, सेकेंडरी की तरफ बढ़ाना। तो कोर के बारे में हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। कोर से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन मोस्ट है। कोर में दो प्रकार के लॉसेज होते हैं, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए उसको वर्निश करेंगे, उसमें लेमिनेट करेंगे 0.35 से लेकर 0.5 तक, और आपका हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाएंगे, कितने तक, कहेंगे कि 3.8% से लेकर कहां तक, 4.5% तक। क्लियर है भाई। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। फिर कहता है, फिर क्या कहता है कि ट्रांसफॉर्मर बाइंडिंग, बाइंडिंग के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हो, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। अच्छा, एक ये जो है उसकी फुल फॉर्म मैं लिखा दूंगा, वहां पर स्पेस कम है। देखिए, ट्रांसफॉर्मर में सुपर एनिमल्ड तांबे की तार किसका प्रयोग किया जाता है, तांबे की बनी होती है, किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है, सुपर एनिमल्ड तांबे की तार, है ना, सुपर एनिमल्ड तांबे की तार की बनी कुंडली का काम में ली जाती है। वही आपकी कौन सी, कोल्ड रोल्ड स्टील, ये जो फुल फॉर्म लिखी है ना जो ये पीछे, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, यही है वो सुपर एनिमेटेड, है ना। क्या बोला इसने कि सुपर एनिमल्ड तांबे की तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। फिर कहता है कि ट्रांसफॉर्मर में सर्वाधिक गर्म होने वाला भाग कुंडली होता है। मैंने बता दिया था सबसे ज्यादा गर्म होने वाला भाग कौन है, कुंडली है, और जो कुंडली जिसके ऊपर लपेटी जाएगी वहां का क्या है, कोर है, और उसमें कौन सा इफेक्ट आता है, हमिंग इफेक्ट आता है। फिर कहता है ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के मध्य विद्युतीय अवरोध अनंत होता है, खुद का प्रतिरोध बिल्कुल कम, दोनों के बीच में प्रतिरोध अनंत होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी लिंक नहीं है। ये पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बॉक्स में बंद कर देते हैं। कहता है कि ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के मध्य विद्युतीय अवरोध क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तथा ये चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है, विद्युतिक रूप से नहीं जुड़ी होती। विद्युतिक रूप में कौन से ट्रांसफॉर्मर में जुड़ी होती है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो में कौन से, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, उसमें विद्युतीय रूप से जुड़ी होती है, क्योंकि वहां धारावाहिक चालक कुंडली है, चालक कुंडली है तो एक ही कुंडली है, तो उसमें धारा का प्रवाह होगा। ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के लिए प्रति टर्न ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अनुपात समान रखा जाता है। मतलब ये नहीं कि दोनों का अनुपात बदल जाएगा। अगर आपको आइडियल केस में देखा जाए तो हम चाहते हैं, हाँ वो बात अलग है कि स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है,
लेकिन हमें जो इनिशियल तौर पर जब हम ट्रांसफॉर्मर को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के लिए प्रति टर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कुंडली की संख्या कम ज्यादा हो गई तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो कम ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन जो क्षमता इस प्राइमरी बाइंडिंग की है वही क्षमता आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग की रहेगी। हाँ, यहां आपके टर्न ज्यादा है, यहां कम है तो स्टेप डाउन हो जाएगा, यहां अगर आपके टर्न कम है और यहां ज्यादा है तो स्टेप अप हो जाएगा। लेकिन जो एक टर्न की औकात इस साइड है, एक कुंडली की औकात इस साइड है, वही एक कुंडली की औकात इस साइड रहेगी। तो यही बात बोला है, ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के लिए प्रति टर्न एक टर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का अनुपात क्या रहता है, समान रखा जाता है। आपको मैंने बताया था ये कोर प्रकार का, कोर की संरचना के आधार पर ये कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर का यहाँ फोटो दे रखा है। इसमें आपको मैंने बताया था कि एक अंदर की तरफ फ्लक्स लीकेज को रोकने के लिए लो वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग और फिर हाई वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से सेकेंडरी की तरफ भी कर देते हैं। तो ये वाइंडिंग का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। क्लियर है, ये बात ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग को एसी विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। यह बोबिन के ऊपर कुंडली के बनाकर टर्न दे, ये सब पढ़ चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के भाग पढ़ रहे हैं तो मेरी मजबूरी है इसको दोबारा बताना। ये नहीं कह सकता कि ये पहले पढ़ लिया, ठीक है, ये पहले पढ़ लिया, बता रहे हैं क्योंकि हमें सीक्वेंस में पढ़ना है और एक एक चीज को यहाँ सेट भी तो करना है ना। कुंडली बनाकर टर्न प्रति टर्न बनाकर इसको निर्मित किया जाता है। इसमें चक्रों की संख्या आवश्यक फ्लक्स घनत्व उत्पन्न करने की क्षमता के अनुपात के अनुसार दी जाती है। मैंने आपको बताया था प्राइमरी में जितने आपके टर्न होंगे वो डिपेंड करता है कि आप कितना फ्लक्स इंड्यूस करना चाहते हो। सेकेंडरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग में लोड विद्युत शक्ति का उपभोग करने वाली युक्ति से संयोजित किया जाता है, यह सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। इसमें तार का आकार, मोटाई, साइज है ना, वाइंडिंग में प्रभावित धारा पर निर्भर करता है। फिर मैंने बताया था एच वी और एल, ये अभी तक आया नहीं लेकिन मैं बता चुका हूं। फिर है एच वी या एच टी बोल सकते हैं, हाई वोल्टेज या हाई टेंशन वाइंडिंग कुंडली, जिस कुंडली पर उच्च वोल्टेज प्राप्त होती है वो एच वी कुंडली या एच टी हाई वोल्टेज या हाई टेंशन कुंडली पतले तार से अधिक टर्मों के लपेटे से निर्माण की जाती है। भाई बात है, पतले तार और अधिक टर्न लगा रहे हैं क्योंकि हाई वोल्टेज पे आपको ऑपरेट करना है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसका अच्छा, जब आपने प्रतिरोध वाला चैप्टर, जिन बच्चों ने उसकी क्लास नहीं देखी है तो मैंने 40 क्लास ऑलरेडी डेमो के तौर पर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जितनी भी थ्योरी है ना वो यूट्यूब पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूँ, तो 40 क्लास मैंने डाल रखी है, वो आप देख लेना। तो मैंने जब रजिस्टर वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था, प्रतिरोध वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां आपको बताया था तार पतला तार पतला है तो नॉर्मल सी बात है कि भी आपको किसी गली से गुजरना और बहुत भीड़ी गली है और वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा गुजरना चाहते हैं तो गुजर जाएंगे क्या, गुजरना इन द सेंस मतलब क्रॉस कर जाएंगे क्या, नहीं करेंगे। तो पतला तार मतलब पतली गली, यानी कि धारा के प्रवाह कम होगा तो प्रतिरोध अनंत होगा, अनंत नहीं ज्यादा होगा। तो पतले तार है, टर्न की संख्या ज्यादा है तो प्रतिरोध उच्च होगा, पतला तार प्रतिरोध उच्च। फिर दूसरी है एचवी और एचटी कुंडली, तो वो 40 क्लास मैंने डाल रखी है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है, और उसकी पीडीएफ भी यूट्यूब पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे, और वहां 5 चैप्टर है, वो 5 चैप्टर है, 40 क्लास में 5 चैप्टर है, जिसमें आपके स्टार्टिंग के 2 या 3 चैप्टर है वो तो बहुत ही बेसिक है, जिसमें आपने एटम वगैरह आपको पढ़ा है, आपने बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने इस इलेक्ट्रिशियन सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, कुछ स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर तो वो है। फिर आपके जो मैंने डाल रखा है एसी थ्योरी और डीसी थ्योरी, रजिस्टर और आपका इंडक्टर और कैपेसिटर, ये बेसिक जो चैप्टर है वो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, और बाकी चीजें अब यहाँ आपकी चली रही है। एलवीएलटी कुंडली, जिस कुंडली पर निम्न वोल्टता प्राप्त होती है, लो वोल्टेज कुंडली, मोटे तार, मोटाई ज्यादा होगी, कम टर्नो, मोटाई, अच्छा पतले तार है तो टर्न ज्यादा, मोटे तार है तो टर्न आपके क्या रहेंगे, कम। बस आपको ध्यान रखना है, एच वी और एच टी लाइन है, उसके पतले तार है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसमें एल वी में मोटे तार है, टर्न कम है तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा, बस इतना सा ध्यान रखिए। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयल टैंक। ऑयल टैंक के बाद ही लकी हाथ हम किसको पढ़ेंगे, कंजर्वेटर टैंक को। फिर और ऑयल टैंक में साथ ही हम पढ़ देंगे आपका ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऑयल टैंक, पहले ऑयल टैंक और फिर आपके ऑयल टैंक में जाएगा ऑयल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑयल टैंक और ट्रांसफॉर्मर ऑयल दोनों को इकट्ठा ही कर लिया। ऑयल टैंक में क्या डाला जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल डाला जाएगा। अच्छा, ऑयल टैंक का प्रयोग क्यों करते हैं, ऑयल टैंक का प्रयोग इस वजह से, ये काम नहीं बताना कि हमें इस ऑयल टैंक का प्रयोग करते हैं तेल डालने के लिए। तेल डालने के लिए मैंने पहले ही बोला था, साइड में जरिकन रख लेते हैं, जैसे ट्यूबवेल में देखा होगा आपने, फटफटी आती थी पहले, उसमें देखा होगा, है ना,
तो इसका मेन प्रयोग किया जाता है। जो वाइंडिंग है वो सबसे ज्यादा गर्म होने वाला भाग होता है। तो कोर कोर को हम बना रहे, कोर के ऊपर हमने बाइंडिंग लपेट ली, फिर एक सांचा बनाकर उसमें फिर हम ऑयल भर देते हैं, टैंक में रख के और ऑयल भर देते हैं ताकि उस बाइंडिंग को हम शीतलन प्राप्त कर सके। फिर और अच्छा प्राकृतिक रूप से बराबर में इसका आकार कुछ ऐसा बनाते हैं, डक्ट बना देते हैं, छिद्र कर देते हैं, है ना, ट्यूब लगा लेते हैं बाहर साइड में ताकि और ऑयल का विस्तार हो और ये प्राकृतिक रूप से शीतलन होती रहे। तो बोला है कि ऑयल टैंक के बारे में आपको पता ही है, कोई विशेष बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते ही ऑयल टैंक के बारे में। अब है ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल, इसके बारे में मैंने बताया था, डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर में शीतलन वह शीतलन के तौर पर ठंडा करने के लिए एवं अचालक, जिसमें से कोई चालकता ना हो, कोई करंट पास ना हो, के लिए प्रयोग किए जाने वाला तेल ट्रांसफॉर्मर ऑयल कहलाता है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल कहलाता है। ये तेल मुख्य निम्न प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के ऑयल हम यूज कर सकते हैं, नाम ही पेपर में पूछे जाते हैं आपसे, और कोई विशेष पॉइंट नहीं पूछा जाता, नाम ही आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि एक मिनट भाई, एक मिनट वीडियो रोक के भाई, एक बार नीचे से कॉल आई है, पूछ लेता हूँ क्या कह रहे हैं। ठीक है भाई, चाय पीने के लिए बोल रहे थे, पी ली हमने चाय अच्छे वाली। ठीक है, क्या बोला है, ट्रांसफॉर्मर में शीतलन एवं अचालक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य दो प्रकार के आपको देखने, नाम ध्यान रखने विशेष करके। एक है पहला कौन सा, खनिज ऑयल, जिसको मिनरल ऑयल्स बोलते हैं। आपको पता होगा खनिज ऑयल किससे, आपको पता है नीचे से पेट्रोलियम जैसे निकालते हैं, उसी को शोधन करके किसको बनाया जाता है, खनिज ऑयल को बनाया जाता है। और दूसरा आपका कौन सा, सिंथेटिक ऑयल, और इसको बनाया जाता है कुछ कृत्रिम विधि से, किसका प्रयोग करके, सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण करके। दो प्रकार के ऑयल, पहला कौन सा, खनिज ऑयल, दूसरा सिंथेटिक ऑयल। कौन सा ज्यादा प्रयोग किया जाता है, पेपर में ये क्वेश्चन बनेगा एक तो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है खनिज ऑयल। अच्छा कौन सा है, तो सिंथेटिक ऑयल। महंगा कौन सा है, सिंथेटिक ऑयल, अच्छा भी और महंगा भी। तो इस वजह से, महंगा होने की वजह से हम सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग कम करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि सुरंग प्रकार के, ये देखो लिख रखा, खदानों तथा सुरंग में स्थापित किए जाने वाले ट्रांसफॉर्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन आएगा कि सुरंग प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में कौन से ऑयल का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, सिंथेटिक ऑयल। सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला कौन सा है, खनिज ऑयल। लेकिन सबसे अच्छा कौन, सिंथेटिक ऑयल। लेकिन महंगा भी है, महंगा है इस वजह से कोई विशेष, जहां पर सुरंग में क्यों, क्योंकि वहां पर ट्रांसफॉर्मर ऑयल को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक बार डाल लेते हैं, अच्छा डाल लेते हैं, चाहे महंगा ही क्यों ना हो, बार बार बदलने का झंझट ही खत्म हो जाए। तो हमने क्या किया, सिंथेटिक ऑयल को हमने सुरंग प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मर है, खदान प्रकार के, वहां पर आपका इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अच्छा है, लेकिन कॉस्टली है। पढ़ लीजिए, मिनरल ऑयल्स, यह पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है, मैंने पहले बता दिया। इसका शुद्ध एवं नमी रहित होना आवश्यक है, चाहे खनिज ऑयल हो चाहे सिंथेटिक ऑयल हो, शुद्ध होगा, प्योर होगा, इतना शुद्ध होना चाहिए कि पहले जांच भी करनी पड़ती है। चार प्रकार के मेथड आप पढ़ते हो, नाम ध्यान रखें उन चारों प्रकार के, कि तेल की जांच के लिए डालने से पहले तेल की जांच भी की जाती है। जो सब स्टेशन वाले इंचार्ज वगैरह, जई साबू, जो वहां सब खड़े होते हैं, इवन दो एसडीओ भी कभी कभार ये कह देता है कि भाई तेल हम नहीं डालेंगे, कल को कोई ट्रांसफॉर्मर में दिक्कत हो जाएगी, कंपनी क्लेम नहीं करेगी। तो खुद कंपनी का ही बंदा तेल लेके आता है, खुद कंपनी का ही बंदा डालता है, क्योंकि उस तेल में थोड़ी सी भी नमी चली गई तो ट्रांसफॉर्मर की यात्रा हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को। तो बोल रहा है कि यह पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है, इसका शुद्ध है वो नमी रहित होना आवश्यक है, यह ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, विद्युत रोधी है, पहले ही बता रखा है, और न ही सरलता से वाष्पीकृत, उड़ने वाला ना होना चाहिए। ये ना मतलब एक प्रकार का मोबिल होता है ना, जिसमें ना तो गंदी इतनी ज्यादा स्मेल आती, और ना ही मतलब ऐसे नहीं कि जैसे बाकी जो आपने देखा होगा कि भाई हाथ धोते हैं तो नहीं जाता, ये थोड़े टाइम के बाद अपने आप ही हाथों से हल्के टाइम हल्का 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 होके उड़ जाता है। समझ रहे, पता ही नहीं लगता कि भाई आपके थोड़ी देर पहले इस ऑयल से हाथ भरे हैं। तो कहते हैं कि यह एक विशेष ग्रेड का मोबिल ऑयल है, ग्रेड बहुत अच्छी है इसकी। सिंथेटिक ऑयल किससे प्राप्त होगा, ये दोनों नाम ध्यान रख लेने आपको, सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन द्रवों से तैयार किया जाता है। ये आपका, ये सोच लीजिए प्राकृतिक, और ये हो गया कृत्रिम, ऐसे समझ ले सकते हैं। वो आपका पेट्रोलियम के शोधन के तौर पर प्रयोग किया से निकाला जाएगा, और सिंथेटिक ऑयल किसका, सिलिकॉन, सह से सिलिकॉन, सह से और सिलिकॉन, सिंथेटिक है तो सिलिकॉन, और लास्ट में क्या है, तो हाइड्रोकार्बन। सिलिकॉन, सिलिकॉन सिंथेटिक में सह से सिलिकॉन, और लास्ट में सिंथेटिक कैसे, हाइड्रोकार्बन, कार्बन याद रख लेना।
से तैयार किया जाता है। महंगा होने के कारण इसका उपयोग प्राय भूमिगत प्रकार के खदानों तथा सुरंग प्रकार के ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। बस यही ध्यान रखना आपको। अब है कि इस ट्रांसफार्मर ऑयल के कौन से गुण होने चाहिए, इनमें से कोई ये क्वेश्चन आपका उठ के आ जाता है। इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, विद्युत रोधी का काम करता है, आपको पता ही है। इसका फ्लैश जवलन पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। 140 डिग्री तक जाने के बावजूद उबलने लग जाता है ये 100 पे ऊपर जाके, तो भी इसमें मतलब आग नहीं पकड़ेगा ये। यानी कि इसका फ्लैशिंग पॉइंट मतलब ज्वलनशील बिंदु 140 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि उबलने लग जाए तो आग पकड़ जाए, नहीं। ना ही तो इतना जल्दी से वाष्पीकृत होगा, क्योंकि इसको ना उबलने लग भी जाता है ना ट्रांसफार्मर ऑयल, तो उसको ना मेंटेन करने के लिए ना बहुत सारे पहले जुगाड़ कर रखे हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में शीतलन करने का काम, जैसे अलार्म सेट कर दी भाई, जल्दी से आके कोई भी जो भी नियर बाय है वो उसके मतलब सप्लाई को रोके काटे, जो भी कोई जुगाड़ करे। फिर रिले कर दी अंदर सेट कि भाई ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो भाई स्विच ऑटोमेटिक इनपुट सप्लाई कट जाए, ठीक है, ऐसा कर दिया। अगर ऐसा भी कुछ ना होता हो, मान लो कि भाई कोई बंदा भी नहीं है, सप्लाई काटने वाला भी नहीं है, शीतलन भी नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो भाई एक आपने ऐसा जुगाड़ कर रखा है कि एक चीज ऐसी सेट कर दी वहां कि भाई उसका डायफ्राम टूट जाएगा। डायफ्राम टूटने के बाद ना एक्स्ट्रा जो उबल के है वो बाहर निकल जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, अभी थोड़ी देर के बाद में ही आपको पता चलेगा। उसको बोलते हैं क्या, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये एक्सप्लोजन वेंट, एक्सप्लोजन नाम अच्छे से नहीं लिया जा रहा, एक्सप्लोजन वेंट, बाल्ब भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका डायफ्राम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और जो उबल के बाहर, क्योंकि इसका ना ऊपर आ जाता है इस कंजर्वेटर में आके इसमें भी स्टोर को पूरा भर जाता है, तो फिर लास्ट एक चारा बचता है, कोई बंदा भी ना हो, अलार्म भी नहीं बजी, ऑटोमेटिक स्विच भी नहीं कटा, तो ये टूट जाएगा। मेन टैंक के फटने से क्या पता कितना ही नुकसान हो जाए। जहां ट्रांसफार्मर फटते हैं ना, वहां आपको पता है कितनी त्रासदी होती है, कितनी मतलब जान मान की हानि होती है, ये सबको पता होगा। लेकिन फिर भी बचाने की कोशिश रहती है। कोई 1% रेयर से रेयर परसेंट चांस होता है कि पूरा ट्रांसफार्मर भी आपका फट जाए, क्योंकि भाई जुगाड़ इसमें बहुत सारे ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई इसका ज्वलन पॉइंट है वो 140 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। यह नमीरोधी होना चाहिए, नमी नहीं जानी चाहिए इसके अंदर। इसकी श्यानता, श्यानता मतलब पृष्ठ तनाव से आता है शब्द। पृष्ठ तनाव यानी कि ऐसे समझो, जो जब कभी भी बारिश की बूंदी गिरती है ना, तो बारिश की बूंदी एक जगह ऐसे बन जाता है, बिंदु सा बन जाता है, यानी कि वहां जो बिंदु सा बनता है तो उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है, यानी कि वो पानी फैल नहीं रहा। तो इसमें को जब आप डालोगे ना तो ये फैल जाएगा। मोबिल है ये, ग्रेड प्रकार का, एक प्रकार का मोबिल है ना, तो इसकी श्यानता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी कि इसका पृष्ठ तनाव है ना ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोबिल मतलब चिकनाहट होनी चाहिए इसमें। यह उष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए, उष्मा का चालक होगा तभी तो उष्मा का प्रसार होगा, तभी तो ये ठंडा होगा। विद्युत रोधी होना चाहिए लेकिन उष्मा का चालन होना चाहिए। यह पेरा विद्युतिक सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का पेरा विद्युतिक सामर्थ्य कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 30 से लेकर 40 केवी पर एमएम, केवी पर एमएम, ठीक है। और इसके लिए एक पॉइंट अलग से लिखा है, ट्रांसफार्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 30 से लेकर 40 केवी पर एमएम। नापते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये डगमगाई तो ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट आने के बहुत ज्यादा खतरे बने रहते हैं। इस कार्य के लिए हम ऑयल टेस्टिंग यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये मेन पॉइंट है जो ट्रांसफार्मर में विद्युत रोधी होना चाहिए, फ्लैशिंग पॉइंट 140 होना चाहिए, नमीरोधी होना चाहिए, पहले ही हमने कर लिया था, शांता कम होनी चाहिए, आपका उष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए, आपका पेरा विद्युतिक सामर्थ्य उच्च होना चाहिए 30 से लेकर 40 तक, क्या केवी पर एमएम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाए, तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल के मेन फीचर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब ट्रांसफार्मर ऑयल की समय समय पर जांच करनी चाहिए, डालने से पहले, थोड़े टाइम के बाद, और जब मेंटेनेंस करते हैं तभी भी आपकी ट्रांसफार्मर ऑयल की जांच करनी चाहिए। इसके जब अंदरूनी, जब सिर्फ ही ट्रांसफार्मर ही पढ़ना होता, मान के चलो ये सिलेबस का 20% हिस्सा होता, 20 नंबर का मतलब 70 में से 20, 7 दूनी 14 से 15 नंबर का आता ना, तो मैं इन परीक्षण को भी आपको पढ़ाता। मेरे को ये परीक्षण भी आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से में इसका सिलेबस 5 से 7 नंबर का है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल की जांच के लिए कौन कौन से परीक्षण है, तो इन परीक्षण के नाम याद रख कर लेना। एक तो है क्षेत्र परीक्षण, कि वहां जाके आप जांच पड़ताल करो और इसके में कुछ ऑयल निकाल के फिर इसमें एक प्लेट पे रख के उसमें ना थोड़ा सा एक हिस्सा किसी
चालक तार पे चालक कंडक्टिंग प्लेट पे रखे फिर गर्म किया जाता है। ऐसे कुछ फीचर्स हैं इसके अंदरूनी, जैसे छठी सातवीं आठवीं क्लास में नहीं पढ़ते थे हम साइंस की लैब में, ये एक्सपेरिमेंट करो, वो वैसे कुछ एक्सपेरिमेंट है। दूसरा है क्रैकल परीक्षण। दूसरा कौन सा है? क्रैकल, क्षेत्र क्रैकल। तीसरा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का परीक्षण, क्योंकि इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 30 से 40 केवी पर एमएम। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जांच कर लेंगे। एक है अम्लता परीक्षण। ये क्या है? अम्लता परीक्षण। तो ये परीक्षण ध्यान रखना। तेल शीतलन ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली को बनाए रखने व अनुरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि तेल को ट्रांसफार्मर में भरने से पहले ट्रांसफार्मर तेल का परीक्षण कर लेना चाहिए। परीक्षण परिणाम के अनुसार ट्रांसफार्मर तेल को फिल्टर करने की आवश्यकता पड़ सकती है अगर कोई अशुद्धि उसमें हो तो, या दूसरी स्थिति में ट्रांसफार्मर के सुरक्षित एवं उत्तम अनुरक्षण के लिए नए तेल की स्तुति, मतलब अगर कोई कमी लगे आपको फिल्टर करने के दौरान तो आप नए तेल रिकमेंड कर दीजिए, रिस्क मत लीजिए, रिकमेंडेशन की जा सकती है। ट्रांसफार्मर तेल के परीक्षण के लिए 4 विधियां, नाम याद रखेंगे। 76 में कोई लिंक बना के याद कर लो। 76 में ट्रांसफार्मर का तेल चेक करना है आपको, परीक्षण करना है। तो ट्रांसफार्मर का तेल चेक करने के लिए किसी क्षेत्र में जाओगे जहां पर आपका ट्रांसफार्मर लगा है, तो क्षेत्र में जाएंगे। क्रैकल साधन ले लिया, कोई क्रैकल ट्रैक्टर ले लिया, ट्रैक्टर को क्रैकर बोल दो, किसी पे बैठ के तो जाएंगे ना। किसी ट्रांसफार्मर तेल का आपको परीक्षण करना है तो किसी क्षेत्र में जाएंगे, किस पे जाएंगे? क्रैकल पर, क्रैकल पर है ना, क्रैकल पे जाएंगे, ट्रैक्टर क्रैकल पे जाएंगे और वहां पर जाके क्या नापेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मापेंगे और देखेंगे कि उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अम्लता कितनी है। ऐसे याद कर लो लिंक बना के। 4 ही तो यार मेथड है। कौन कौन से? सबसे पहले क्या? क्षेत्र परीक्षण, दूसरा क्रैकल परीक्षण, तीसरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापने का परीक्षण और चौथा है अम्लता। तो क्षेत्र में जाएंगे, ट्रैक्टर पे जाएंगे, क्रैकल हो गया, क्या नापेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो 30 से 40 केवी पर एमएम होनी चाहिए, और चौथा क्या बताया मैंने कि अम्लता परीक्षण जांच कर लेंगे। फीचर्स में कौन कौन से? 140 डिग्री आपका ज्वलनशील पॉइंट होना चाहिए, नमी रोधी होना चाहिए, वाष्पीकृत इतनी जल्दी से ना हो, आपकी श्यानता कम होनी चाहिए, ऊष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए 30 से लेकर 40 केवी पर एमएम। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है कंजर्वेटर टैंक। जो आपका मेन टैंक है इसके ऊपर आपका एक टैंक और लगाया जाता है। उसको बताने से पहले देखो थोड़ा सा मैं पहले ही बता देता हूं ताकि ओवरऑल क्लियर हो जाए, तो समझने में आसान हो जाए। नीचे जो टैंक है, आपको पता है कोई भी चीज जब उबलती है तो उसको स्पेस चाहिए। नीचे वाला टैंक है जिसका जब अब इसका जबलन मतलब तेल गर्म हो गया तो उबलने लग जाएगा 100 को क्रॉस होते ही। कोई भी चीज है वो 100 डिग्री सेल्सियस को जब क्रॉस कर जाती है तो वो उबलने लग जाती है। हालांकि वो डिपेंड करती है कि कभी कभी जब पढ़ते ना आप फिजिक्स में कि पहाड़ों पर कुकर की सीटी जल्दी बजने लग जाती है, ऐसे सुना होगा ना आपने, देरी से बजती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर भी डिपेंड करता है। अगर इसका प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो हो सकता है ये और जल्दी आपका उबलने लग जाए। लेकिन 100 डिग्री हमने आइडियल केस लेके चलते हैं। तो जब ये उबलने लग जाएगा तो उबलेगा तो भाई इसको स्पेस तो चाहिएगा ना। अगर मान के चलो ये पूरा बंद ही होता, सील पैक होता और उबलने लग जाता तो फिर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से प्रेशर दीवारों पे लगेगा तो फटने का डर रहेगा। तो हमने इसके ऊपर एक टैंक और लगा दिया। उस टैंक को आपने मेन टैंक से जोड़ दिया और उस ऊपर वाले टैंक को आपने आधा ही भरा है। आधा ही भरा है, 3/4 होता है मेनली तो, लेकिन हम आधे के सेंस में याद रखेंगे। तो 3/4 या आधा आधा भरा है। तो वो क्या होगा? जब उबलने लगेगा तो भाई वो ऊपर वाले में जो आपने एक पाइप लगाई है उस पाइप के माध्यम से उसमें ऑयल चला जाएगा। चला गया ऑयल, तो वो जब नीचे वाला उबलने लगेगा तो ऊपर वाले में उस टैंक में गया है। उस टैंक का नाम रख दिया कंजर्वेटर टैंक, कंजर्व कर रहा है, नीचे वाले ऑयल को कंजर्व कर लिया, स्टोर कर लिया। लेकिन जब फिर से ठंडा होगा तो ऊपर वाला वापस आ जाएगा और उसमें आधा ही वो भरा रह जाएगा। अब देखो जब कोई चीज ऊपर जाएगी तो नॉर्मल सी बात है उस ऊपर वाले में हवा भरी होगी, उस हवा को बाहर निकाला जाएगा। तो हवा को बाहर निकालने के लिए सर होता है ब्रीदर। ब्रीदर मतलब सांस से रिलेट याद करना, ब्रीथ करना। तो ब्रीदर लगा होता है। तो ब्रीदर जब नीचे वाला भरे उबलेगा, ऊपर वाले में तेल जाएगा तो एक ब्रीदर से हवा बाहर जाएगी। जब नीचे वाला डाउन आएगा तो ऊपर वाले का तेल नीचे आएगा तो ब्रीदर से हवा अंदर आएगी। लेकिन हवा नमी नहीं होनी चाहिए तो उस ब्रीदर में भर देते हैं सिलिका जेल। 3-4 मेथड और है हवा को नमी को रोकने के लिए, मेनली हमें सिलिका जेल का ध्यान रखना है। तो ब्रीदर मतलब सांस, सांस का लेना छोड़ना, ब्रीदिंग सिस्टम हो गया। तो जब ऊपर गया तो सांस बाहर जाएगा तो चला गया, और जब वापस आएगा तो सांस अंदर आएगा तो नीचे आ गया। ये है कंजर्वेटिव टैंक। इसी में ऑयल के कभी कभार क्या होता है जब हम इसमें ना एक, यहाँ ये देखो मेजरिंग ऑयल गेज, यानी कि ऑयल गेज है जो मापता रहता है कि भाई इसमें कितना ऑयल का अब लेवल है।
आधा ही दिखाएगा, शो करेगा 3/4 तक, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा होगा तो हम कह देंगे कि नीचे वाले ट्रांसफॉर्मर मुख्य टैंक के जो है, नीचे वाला जो मुख्य टैंक है उसका ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस वजह से आपका ये भर रहा है। समझ गए? ये है ओवरऑल। अब इसको पढ़ लेते हैं। यह मृदु लोहे की चादर मजबूत होना चाहिए। जब भी मजबूती की बात आएगी ना, तो मृदु लोहे का मुख्य टैंक भी और ये भी, ठीक है, मृदु लोहे की चादर से बना होता है, मृदु लोहे की चादर से बना होता है, ठीक है। कह रहे कि यह एक छोटा बेलनाकार, ये रहा छोटा बेलनाकार सहायक, है ना, छोटा बेलनाकार सहायक ऑयल टैंक है, मुख्य टैंक के ऊपर लगा होता है। ये देखो कनेक्टिंग पाइप है जो मुख्य टैंक से जोड़ दी जाएगी। ये देखो जो आपका मेन डायग्राम था उसमें आपने देखा भी होगा, ये रहा मेन डायग्राम, ये देखिए ध्यान से आप इसको। तो ये है कंजर्वेटिव टैंक, और ये जो पाइप है इसको मुख्य टैंक से जोड़ रही है। जब भरेगा तो इसके ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो फिर आपका ये कंजर्व कर लेगा, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा, कंजर्वेटिव टैंक, ठीक है। कहता है कि मुख्य टैंक से ऑयल से जुड़ा होता है, यह पाइप लाइन द्वारा मुख्य टैंक तथा समसक, बोला था ना मैंने, ब्रीदर से जुड़ा होता है। दोनों की विशेष जरूरत है, दोनों को एक साथ ही पढ़ाया मैंने, क्योंकि जब इसमें ऊपर जाएगा तो हवा बाहर निकलेगी। तो देखो यहां से ये हो गया ब्रीदर, ये ब्रीदर है, ये पूरा ब्रीदर पाइप आ गई, ये उस पूरे का नाम ब्रीदर है। और ये जो पार्ट है इसमें ना ट्रांसपेरेंट शीशा लगाइए, पारदर्शी शीशा है, और इसमें भरी जाती है सिलिका। सिलिका के फिर देखेंगे भी सिलिका बनी किसकी होती है, कलर का क्या मैटर है। सिलिका को रीयूज करना है तो कितने टेम्परेचर पे हम इसको सेकेंगे या धूप में गर्म करेंगे, और जब ये यूज हो रही होती है तो नमी सोखने के बाद इसका कलर कैसे चेंज होता है, तो वो है। लेकिन ये ना बड़ी अच्छे से नीचे ये छोटी सी डब्बी है ना, इसमें तेल भरा जाता है, इसमें तेल भरा जाता है ना, ऑयल भरा जाएगा, ताकि भाई नमी को आने ही ना दे, क्योंकि तेल क्या है, विद्युत रोधी है और नमी का कुचालक है। तो वो भरा जाएगा, और फिर इसमें से सांस को बाहर, इस जो ये मतलब ऐसे सोच लो पत्थर के टुकड़े, उसमें से सांस बाहर निकल जाएगा, अंदर तरफ आएगी तो वो सिलिका जेल उस नमी को सोख लेगी और अंदर चली जाएगी, ऐसे रहेगा सिस्टम। इसमें लगभग आधे सतर तक, आधे सतर लगभग बोला है, 3/4 तक कोई दिक्कत नहीं है, तक ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा जाता है, और इसी टैंक में ऑयल गेज लगा होता है, ऑयल गेज लगा होता है ताकि मेजर करता रहे कि इसमें, इसी को मेजर कर रहे हैं ना ऑयल गेज को, तो समझ लेना नीचे वाला अपने आप ही मेजर हो जाएगा। क्योंकि जब नीचे वाले, क्योंकि ये मुख्य टैंक से पाइप आगे चल के जुड़ी है, जब इसका सतर आधे से नीचे होगा तो हम कह देंगे कि भाई नीचे वाले टैंक का तेल कम हो गया, तेल कम हो गया। जब इसमें से खत्म ही हो जाएगा, एक टाइम आएगा ये ऐसे 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 बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी, तो कह देंगे भाई अब नीचे वाला पूरा फिट है, नीचे वाला। और फिर आगे नहीं पता लगेगा, फिर तो आपको दूसरे जो आपके मेजरमेंट है ना वहां से ही पता करना पड़ेगा। कहने का मतलब मुख्य टैंक और इस टैंक के भी ऑयल के पैमाने के तौर पर हम किसका यूज करते हैं, ऑयल गेज मापी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंजर्वेटर के मुख्य कार्य क्या क्या है वो देख लीजिए। मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना, जब भी जरूरत पड़ेगी तो इसमें से चला जाएगा। तेल के तापमान बढ़ने पर इसके आयतन में होने वाला, तेल का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, फैलेगा तेल, ठीक है, के स्थान देना। वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के कारण तेल का तापमान 20 डिग्री से 95 डिग्री तक परिवर्तन होता है। 20 डिग्री से 95 डिग्री तक परिवर्तन होता है, तो तेल जब फैलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, सौ पे उबलने लग जाएगा तो फिर तो खतरे की सिग्नल आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है, सिकुड़ेगा जब, तो उस समय कंजर्वेटिव या मुख्य टैंक का तेल की आपूर्ति करता है। कंजर्वेटिव टैंक ही जब तेल सुकड़ने लग जाएगा ना ठंडा होके, तो इस तेल में, इस टैंक में जो एक्स्ट्रा तेल भरा है वो किसमें चला जाएगा, वो चला जाएगा आपके किसमें, मेन टैंक में, मुख्य टैंक में। फिर बोला है जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो उसके समय कंजर्वेटिव या मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति करता है, और साथ ही नमी को तेल में नहीं पहुंचने देता। किसकी सहायता से, ब्रीदर में जो सांस का आदान प्रदान हो रहा है उसमें लगी आपकी कुछ विशेष प्रकार की युक्तियां, जिसमें विशेष आपको ध्यान रखना है सिलिका जेल। अब साथ ही पढ़ना है मेन टैंक, मेन टैंक में ऑयल को पढ़ लिया। दो प्रकार के ऑयल पढ़े आपने, कौन कौन से, सबसे पहले आपका नॉर्मल वाला तेल, दूसरा आपने पढ़ा सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक ऑयल। तो नॉर्मल वाला है वो तो आपके पेट्रोलियम के शोधन से मिलेगा, और सिंथेटिक तो ऑयल है वो क्वालिटी में अच्छा है लेकिन महंगा है, तो विशेष प्रकार के सुरंग वाले, मतलब जो अंडरग्राउंड होते हैं वही उसका प्रयोग करते हैं। ऑयल वाला खत्म हुआ, फिर हमने देखा ऑयल को मेन टैंक में, लेकिन उसका एक कंजर्वेटर भी है। कंजर्वेटर को पढ़ा, बेलनाकार आकृति का बना है, मृदु इस्पात का बना है, और हमने देखा कि भाई ये सहायक के तौर पर प्रयोग हो रहा है। फैल रहा है तो स्थान देगा, सिकुड़ रहा है तो तेल की आपूर्ति करवाएगा, और सांस नमी को रोकने के लिए इसमें आप प्रयोग करते हैं किसका, ब्रीदर का, और ब्रीदर की सहायता से हवा का आदान प्रदान होता है। क्योंकि कोई चीज जब कोई चीज फैलती है तो हवा बाहर जाएगी, कोई चीज सिकुड़ती है तो अंदर हवा अंदर की तरफ लेगी। जैसे अपने लंग्स, अपने सांस अंदर ले रहे हैं, फेफड़े फैल गए, सांस बाहर छोड़ रहे हैं,
सिकुड़ गए, समझ गए। फिर है ब्रीदर, इसी के साथ तीनों ये इकट्ठे ही पढ़ने होते हैं। ब्रीदर, ब्रीदर में आपको विशेष करके ध्यान देना है कि ब्रीदर का एक तो काम क्या है, दूसरी बात ब्रीदर में प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। जब ट्रांसफॉर्मर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान की आपूर्ति या पूर्ति वायुमंडल की वायु से होती है। जब तेल सिकुड़ेगा तो उस कंजर्वेटिव टैंक में क्या भर जाएगी, वायु भर जाएगी, ठीक है। यह क्रिया क्या कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है, श्वसन कहलाती है। फिर से पढ़ लीजिए, जब जब ट्रांसफॉर्मर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटिव में रिक्त हुए स्थान की पूर्ति वायुमंडल की वायु से होती है और यह क्रिया क्या कहलाती है, ब्रीदिंग, श्वसन कहलाती है। इस क्रिया के दौरान वायुमंडल की नमी तेल में प्रवेश कर सकती है और इसके लिए अचालक गुण को घटा सकती है। नमी जब आएगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ऑयल कैसा है, चालक नहीं है, कुचालक है, अचालक है, लेकिन जब नमी आ जाएगी तो उसमें से फिर करंट गुजरने का खतरा बना रहेगा। इस वजह से हम चाहते हैं नमी ना आए। तो इसने क्या बोला, इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल से जब वायु वापिस अंदर की तरफ आएगी, मतलब इन होगी, तब उसमें नमी आने का खतरा रहता है। नमी आएगी तो इसका मतलब चालकता के गुण आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि अचालक गुण बने रहे। तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रीदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, ब्रीदर। तो ब्रीदर का क्या काम है, तेल में आने वाली नमी को रोकना। वैसे अगर सीधे ही कोई छोड़ देते पाइप, है ना, बाहर आ जाती आती तो उसके साथ नमी आ जाती, उसको रोकने के लिए ब्रीदिंग तो प्रक्रिया क्या है, वायु जब हवा का आना जाना, यो ब्रीदिंग प्रक्रिया होगी। ब्रीदर का प्रयोग क्यों है, नमी को रोकना। यह रंगहीन पारदर्शी कांच, मैंने बोला ना, ये देखो नेक्स्ट डायग्राम आपको दिखेगा, ये रंगहीन, ये आपको ये तो रंगीन है, ये रंगीन है, वो सिलिका जेल दिखाई दे रही है अंदर से। ये जो बाहर की तरफ जो कांच है, ये देखो, ये फ्रेम के साथ ऊपर ये नेट होते हैं ऐसे, है ना, 3 और 3 6 नेट होते हैं, 3 आपको दिखाई दे रहे, 4 नेट होते हैं और कभी कभार 6 भी हो जाते हैं। तो ये 4 नेट वाला है, 4 ये बड़े बड़े फ्रेम हो गए, ठीक है। 2 3 आपको दिखाई दे रहे, एक पीछे की तरफ। ये क्या हो रहा है, इसमें ये आपका कांच होता है ऐसे, उस कांच के अंदर ट्रांसपेरेंट कांच होता है, उसके आपके अंदर क्या भरी जाएगी, सिलिका जेल भरी जाएगी, ठीक है। तो बोला है कि यह रंगहीन, रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं है, पारदर्शी कांच, रंगहीन पारदर्शी कांच से बना होता है, पारदर्शी कांच से बना होता है। एक बेलनाकार लघु पात्र होता है तथा इसके आधार पर वायुमंडलीय वायु के आदान प्रदान के लिए धातु की मजबूत जाली लगी होती है, ताकि हवा का आदान प्रदान हो सके। धातु की मजबूत जाली होती है। इसकी ऊपरी सिरा एक लंबी नलिका के द्वारा कंजर्वेटिव के ऊपरी भाग से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा, ये देखो, लंबी नलिका के द्वारा कंजर्वेटिव के ऊपरी भाग से जुड़ा होता है। फिर बोला है कि इसका ऊपरी सिरा एक लंबी नालिका के द्वारा कंजर्वेटर के ऊपरी भाग से जुड़ा होता है। ब्रीदर में सिलिका जेल अथवा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये ध्यान रख लेना, सिलिका जेल अथवा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जैसा। वैसे तो मेन तो सिलिका जेल नाम ध्यान रखना, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड आया है। कैल्शियम क्लोराइड ऐसे समझ लेना, पत्थर के टुकड़े ही है और कुछ नहीं है, लेकिन इसका एक गुण है, वो विशेष प्रकार के चट्टान के टुकड़े होते हैं जिसमें नमी को आने से रोकते हैं, नमी को सोख लेते हैं, आएगी तो भी सोख लेंगे। जैसा वायु को सुखाने वाला पदार्थ भरा होता है, जो ट्रांसफॉर्मर के श्वसन क्रिया के समय, श्वसन क्रिया मतलब सांस, वायु का इन और आउट होना, है ना, क्रिया के समय पर ली जाने वाली वायु की नमी को क्या करता है, सोखता है। ये काम किसका है, ब्रीदर के अंदर डाली गई सिलिका जेल या फिर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2, इसमें आने वाली नमी को रोकने वाले सिलिका जेल और कैल्शियम क्लोराइड। अब ये डायग्राम हो गया ब्रीदर में लगी हुई आपका डायफ्राम, ट्रांसपेरेंट ग्लास का छोटा सा पात्र जो बेलनाकार है और उसके अंदर भरी गई आपकी सिलिका और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ब्रीदर में वायु की नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल को रखा जाता है, कैल्शियम क्लोराइड नाम आपको ध्यान रखना है, लेकिन मेनली किसका ध्यान रखना है, सिलिका जेल। किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिका जेल को रखा जाता है। यह सफेद रंग की होती है। स्टार्टिंग में जब सिलिका जेल होती है वो ज्यादातर आपकी कैसी रंग की होती है, सफेद रंग की होती है, ठीक है। फिर कहता है और नमी सोखने के बाद यह आसमानी नीले रंग की हो जाती है। तो फ्रेश सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, तो कहेंगे हल्का सफेद, सफेद और हल्का सफेद। जैसे ही वह नमी को सोखने लगेगी, नमी को सोखने लगेगी तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, आसमानी नीले रंग का हो जाता है। तो पेपर में पूछा जाता है कि फ्रेश सिलिका जेल कैसी रंग की होती है, तो सफेद रंग की। और जब नमी को सोखने लग जाएगी तो क्या हो जाएगी, हल्के आसमानी रंग की, हल्के ब्लू कलर की दिखाई देगी। और जब वो सारी की सारी आपकी ब्लू हो जाए तब आपकी सिलिका जेल को बदल देना चाहिए। जब लगभग सारी सिलिका जेल का रंग आसमानी नीले रंग का हो जाता है, देखो
ये आसमानी नीले रंग का है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं आपकी हल्की सफेद दिखाई दे रही है, मतलब ये कंडीशन वो आने वाली है। ये देखो वायु वायु इसके अंदर इन हो गई, इसी से वायु आई आउट होगी, और यहाँ नीचे ऑयल रखा जाता है ना, मैंने बताया था आपको ऑयल भरा जाता है। ये देखो ऑयल टैंक है, ये ऑयल थोड़ा सा ऑयल की एक कटोरी के टाइप में ऑयल भरा जाता है, एयर इनलेट हो रही है, वो ये बॉटम लीड है, ये टॉप लीड है, मतलब जिसके अंदर ये इसको कसा जाएगा, ठीक है। और इसमें ये सिलिका जेल भर दी, और क्या बताया गया है कि इधर ये वो पाइप होगी, कनेक्टिंग फ्लैंक्स हो गया, जो किससे कनेक्ट होगा, ऊपर जाके आपका कंजर्वेटिव टैंक से कनेक्ट होगा। तो बोल रहा है कि जब फ्रेश सिलिका जेल है वो हल्के सफेद रंग की होती है, सफेद रंग याद रखें, और जब थोड़ी सी नमी को सोखने लग जाएगी तो हल्के आसमानी। जब सारी की सारी आपकी आसमानी रंग की हो जाए तब आप कहेंगे, जब सारी सिलिका जेल है ना, जब लगभग सारी सिलिका जेल का रंग आसमानी नीला हो जाता है तब उसे बदल देना चाहिए। फिर कहता है कुछ अन्य प्रकार के ब्रीदर में, ये थोड़ा सा काम का ध्यान दे लेना, मेन ब्रीदर के तौर पर आप किसका प्रयोग करते हो, सिलिका जेल का, लेकिन कुछ अन्य प्रकार के ब्रीदर में रबड़ का डायफ्राम यूज कर सकते हैं, रबड़ का डायफ्राम यूज कर सकते हैं। ये डायफ्राम तो बना है, लेकिन रबड़ का डायफ्राम जिसमें वही नमी जाए ना, नमी जाए ना, रबड़ का डायफ्राम, या थर्मोसाइफन फिल्टर का प्रयोग करते हैं। पेपर में एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन से मेथड हैं जो ब्रीदर में नमी को या कंजर्वेटिव टैंक में नमी को जाने को रोकते हैं। पहला ही ऑप्शन था सिलिका जेल, बच्चों ने आगे पढ़ा ही नहीं, सिलिका जेल पे निशान लगा दिया और बोल दिया 1 नंबर पक्का। वही आगे पढ़िए, सिलिका जेल के साथ अगर आपको रबड़ का डायफ्राम हो तो वो भी आपकी नमी को रोकता है, थर्मोसाइफन फिल्टर हो तो भी नमी को रोकता है, गैस कुशन भी हो तो भी नमी को रोकता है, और आपका सील्डेड डायफ्राम हो तो भी आपके नमी को रोकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके नीचे उन तीन ऑप्शनों में थे। तो ध्यान रखिए, सिलिका जेल के साथ आपके कौन कौन सा, रबड़ का डायग्राफ भी हो सकता है, के साथ नहीं, या कोई एक हो सकता है। सिलिका जेल नहीं है तो रबड़ का डायफ्राम, थर्मोसाइफन फिल्टर, गैस कुशन, या फिर आपका सील्डेड, आपका क्या, कंजर्वेटिव टैंक, सील्ड कर दे पूरा चारों तरफ से, भी नमी जाने ही ना दे। तो ये आपके ये तीन आपको साथ साथ ध्यान रख लेने हैं। आदि प्रयोग किए जाते हैं, परंतु सिलिका जेल का प्रयोग अधिक प्रचलन में। तो एक बार पेपर में जो क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से आप नमी को अंदर जाने से रोकेंगे, सिलिका जेल, रबड़ का डायफ्राम, थर्मोसाइफन फिल्टर और गैस कुशन। तो वो आपके लास्ट ऑप्शन था, ये सभी के सभी। तो आपको ध्यान देना है कि ये सभी के सभी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं, सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। क्या ब्रीदर की कहानी क्लियर हुई अच्छे से, ब्रीदर की कहानी क्लियर हुई। नेक्स्ट है जी आपका तापमापी। ब्रीदर को अभी एक बार क्विक रिवीजन दे लेते हैं। टैंक, टैंक में ऑयल, ऑयल को कंजर्वेटिव के लिए कंजर्वेशन टैंक, और फिर उसमें सांस हवा के आदान प्रदान के लिए ब्रीदर का प्रयोग करते हैं। ब्रीदर आपकी लंबी नालिका से लगेगा, जुड़ेगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होगा, एक छोटा सा बेलनाकार पात्र जिसके ऊपर एक नेट कसे जाते हैं, ऐसे नीचे एक ऑयल रहेगा जो आपके किसको, मतलब कचरा वचरा आएगा ना वो उधर ही रुक जाएगा। जैसे कभी कभार क्या होता है कि बहुत तेज मतलब तूफान वगैरह आता है ना, तो कुछ जैसे मान के चलो मच्छर वगैरह या फिर धूल के कण जाते हैं तो उसमें ऑयल लगा देते हैं जो उधर ही बैठ जाता है भी कचरा वचरे के साथ, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई इसके अंदर जो है सिलिका जेल भरी जाएगी, उस सिलिका जेल का स्टार्टिंग में जो कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सफेद, और जैसे ही वो नमी को सोखने लग जाए तो हल्के आसमानी रंग की हो जाएगी, और जब सारी सिलिका जेल का रंग क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, तब उस सिलिका जेल को क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। कभी कभार ना एग्जाम में ना गुलाबी रंग भी आता है, जब सिलिका जेल है ना हल्के आसमानी रंग की होती है, और कहते हैं कि जब नमी को सोखने लग जाएगी तो गुलाबी कलर की हो जाएगी, ठीक है, गुलाबी रंग की हो जाएगी। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखना आपको, सिलिका जेल को अगर आप रीयूज करना चाहते हो, सिलिका जेल को आप रीयूज करना चाहते हो, तो एक तो तरीका है कि आप इसे धूप में रखो, किसमें रखो, धूप में रखो। दूसरी बात यह है कि इसको कितने डिग्री, 150 से लेकर 150 डिग्री से लेकर 200 डिग्री, 150 डिग्री से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक इसकी सिकाई भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सेक सकते हो, सेकने से सेक सकते हो, और सेकने से क्या होगा कि भाई ये सिलिका जेल का कलर दोबारा से वही बन जाएगा जैसा आप चाहते हो, तो फिर से इसको आप रीयूज कर सकते हो। अच्छा, एक और ध्यान रखना है कि नमी को जाने के लिए रोकता ही है, लेकिन जब अगर मान के चलो कि भाई आपको ये ऑप्शन ना मिले कि सफेद हो, तो ध्यान रखेंगे जब फ्रेश यूज करते हैं, तो वैसे तो देखो सबसे बेस्ट कौन सा है, मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई दे। कभी कभार ना ऑप्शनों के साथ खिलवाड़ करता है, ऑप्शनों के साथ ही ना ये खिलवाड़ करते, तो मैं लिख देता हूं। सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है सफेद हो, क्या हो, सफेद हो।
ठीक है, जब आप ये पीडीएफ में पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा। सफेद हो, सफेद से क्या हो, आसमानी, मतलब क्या होगी, चेंज होगी, क्या हो जाएगी, नीले रंग की हो जाएगी, आसमानी नीले रंग की, ये नीला ऊपर लिखा पड़ा है, नीले रंग। और फिर जब और ही ज्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी, यानी कि आसमानी नीले रंग से गुलाबी की तरफ, सबसे सफेद, सफेद नीले, और नीले से फिर क्या मतलब हल्का गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, और और तो क्या करेंगे, पुण्य जब प्रयोग करेंगे तो धूप में सेक लेंगे इसको, धूप में रख देंगे, या फिर 150 से 200 डिग्री तक इसको सेक कर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, मेन तो है सफेद, नीले, गुलाबी, ये कलर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी और अच्छे से जब हम ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता देंगे। देखिए, तापमापी डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। तापमापी, ट्रांसफॉर्मर ऑयल के तापमान मापने के लिए मुख्य टैंक के ऊपर, मुख्य टैंक था ये, है ना, मुख्य टैंक के ऊपर एक तापमापी लगाया जाता है। तब ये ना प्रत्येक घंटे पे आपको नोट करना होता है कि ऑयल टेम्परेचर क्या है और विंड आपका टेम्परेचर क्या है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का तापमान 100 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। बढ़ेगा तो आपको पता है फिर दिक्कत ही आएगी, नहीं बढ़ने देना चाहिए। यदि तापमान 100 डिग्री से अधिक बढ़ जाए तो ट्रांसफॉर्मर में विसंयोजित कर इसकी शीतलता, मतलब इसको हटा के, डिस्कनेक्ट करके इसको शीतलन प्रणाली आदि से दोष को खोजना चाहिए। भी क्या रीजन था कि इसका टेम्परेचर उबलने लग गया, मतलब ऑयल उबलने लग गया और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से क्रॉस कर गया, तो फिर उसको फाल्ट को जांचेंगे, उसको दूर करेंगे। तो बस ध्यान रखना है कि तापमापी लगाते हैं ताकि ये पता लग जाए कि भाई इस ऑयल का टेम्परेचर कितना है। ऑयल गेज, ऑयल गेज क्या है, कंजर्वेटर के, अच्छा, तापमापी किस पे लगता है, मुख्य टैंक पर, और आपका ऑयल गेज किस पे लगता है, ऑयल गेज लगता है आपका कंजर्वेटिव टैंक पर, कि ऑयल का तापमान मापना है, कितना है, तो तापमान किसका मापेंगे, तेल का, तेल किसके अंदर है, मुख्य टैंक के अंदर, तो मुख्य टैंक पे लगेगा तापमापी, थर्मोमीटर। और ऑयल गेज, ऑयल का टेम्परेचर मापना है, नहीं टेम्परेचर नहीं, ऑयल का सतर मापना है, तो वो लगेगा कंजर्वेटिव टैंक पे। आपके रोज तेल तो नीचे, अरे भाई वो ऊपर से ही पता लगेगा क्योंकि नीचे वाला तो पूरा है, फिर ऊपर वाला आधा भरा है, अगर वो पूरा भर जाता है तो इसका मतलब उबल के ऊपर चला गया, फिर वो धीरे धीरे कम आता है तो हम कह देंगे कि नीचे वाले का तेल कितना हो रहा है। जब वो एकदम बिल्कुल जीरो स्तर पे आ जाएगा तो कह देंगे भाई नीचे वाला टैंक अब पूरा भरा भरा है, और जैसे वो ऊपर की तरफ आएगा इसका मतलब कह देंगे नीचे वाला भरा है और ऊपर वाला आधा है, इसका मतलब तेल पूरा है अपना। तो ऑयल गेज, कंजर्वेटर में उपस्थित तेल का स्तर दर्शाने के लिए हम इसमें एक ऑयल गेज का प्रयोग करते हैं, ऑयल गेज का प्रयोग करते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑयल गेज आपका लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, ये कुछ एक शब्द ना मेरे ना जीभ ना लड़खड़ाने लग जाती है तो 2-3 बार पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन वेंट या एक्सप्लोजन वाल्व, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, जैसे आपका सुरक्षा युक्ति के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। अब जो आगे जितने भी आप डिवाइसेस पढ़ोगे ना, वो जैसे कंजर्वेटर टैंक भी मुख्य टैंक का एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, कंजर्वेटर टैंक है। ठीक उस प्रकार से आपकी एक्सप्लोजन जो वाल्व है या वेंट है, वो भी आपकी सुरक्षा युक्ति के तौर पर प्रयोग की जा रही है। पढ़िए, यह सुरक्षा युक्ति क्या कह रहा है, यह सुरक्षा युक्ति कंजर्वेटिव टैंक और मुख्य टैंक को जोड़ने वाली पाइप पर स्थित होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक्सप्लोजन वेंट या एक्सप्लोजन वाल्व कहां लगी होती है, तो हम कहेंगे कि यह युक्ति कंजर्वेटिव टैंक और मुख्य टैंक के क्या जोड़ने वाली पाइप, यानी कि इन दोनों के बीच लगती है। ये कंजर्वेटिव टैंक हो, ये आपका क्या हो गया, मुख्य टैंक हो गया, है ना, ये मुख्य टैंक हो गया, ये आपका सारा, ये मुख्य टैंक हो गया, ये कंजर्वेटिव टैंक हो गया। तो इन दोनों के जोड़ने वाली बीच में किसका यूज किया जाता है, दोनों को बीच में जोड़ने वाली प्लेट पे हम किसका यूज करते हैं, एक्सप्लोजन वाल्व का यूज करते हैं। फिर जोड़ने वाली पाइप पर स्थापित की जाती है। यदि किसी दोष के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब आपके नॉर्मल सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑयल फैलेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। जब दबाव बढ़ेगा तो बहुत सारे सिस्टम हमने ऐसे कर रखे हैं कि भाई वो अलार्म बजेगी या फिर मेन सप्लाई कटने का वो चांसेस बने रहेंगे, तो बहुत सारी है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ ना हो तो फिर एक रास्ता ये भी है कि आपकी एक्सप्लोजन बेल्ट का डायफ्राम टूट जाए और भाई जो दबाव बढ़ रहा है वो दबाव आपका रिलीज हो जाए। ये मतलब डायफ्राम इसका टूट जाएगा और यहां से आपका क्या हो जाएगा, दबाव रिलीज हो जाएगा। यदि किसी दोष के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में मुख्य टैंक या कंजर्वेटिव टैंक की सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए, मुख्य टैंक और कंजर्वेटिव टैंक की सुरक्षा के लिए, की सुरक्षा के लिए एक्सप्लोजन वेंट का लगाया जाता है।
और जब ये आपके मुख्य टैंक और कंजर्वेटिव टैंक में इतना ज्यादा प्रेशर हो जाए तो फिर ये एक्सप्लोजन वेल्ट या लास्ट रास्ता और इसका डायफ्राम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। ये पेपर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि बताइए कि प्रेशर रिलीज वाल्व किसे कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि जो कंजर्वेटिव टैंक और मुख्य टैंक की जोड़ने वाली पाइप है उस पे लगाई जाती है आपकी एक्सप्लोजन वेंट या वाल्व, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर रिलीज वाल्व कहते हैं। क्योंकि इन दोनों टैंक में जब आपका तेल का आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, फैलेगा, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो तब आप चाहते हो कि उस प्रेशर रिलीज करने के लिए एक वाल्व हो। कहने का मतलब ये सोच लीजिए कि भाई ये कभी कभार आपातकाल की स्थिति आती है ना, उस आपातकाल की स्थिति में आपके बहुत सहायक के तौर पर काम करती है। कहते हैं कि तेल का दाब निर्धारित मान से अगर अधिक हो जाने पर एक्सप्लोजन वेट का डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त तेल बाहर निकल जाता है। यहां से देखो, यहां से तेल उबला मेन टैंक से, कंजर्वेटिव में भी फुल हो गया, कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो इसका ये डायफ्राम यहां से टूट जाएगा और कुछ तेल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में ट्रांसफॉर्मर के दोष को दूर करने के लिए नया वाल्व लगा दिया जाता है। पहले जांचेंगे कि मुख्य कारण क्या है और फिर हम इसमें दोबारा से फिर से इसकी वाल्व को लगा देंगे। क्लियर हो गया भाई? कल आपकी एक्सप्लोजन पेपर में क्या क्वेश्चन, एक तो एक्सप्लोजन वाल्व या वेंट कहां लगाया जाता है, तो कंजर्वेटिव टैंक और मुख्य टैंक की जोड़ने वाले पाइप के बीच में लगाया जाता है, क्योंकि दोनों के प्रेशर को आपको रिलीज करना है। दूसरी बात, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको कहेंगे प्रेशर रिलीज वाल्व कहते हैं। क्या करती है कि जब ये कहानी सब आपकी क्लियर हो चुकी, टेम्परेचर बढ़ाइए फैलेगा, जब आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका डायफ्राम टूट जाएगा, कुछ तेल बाहर निकल जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर क्या है, अब जो नेक्स्ट आपका है सुरक्षा युक्ति में, वो है आपकी बुकेज रिले। क्या है, बुकोज रिले है। ठीक है, सुरक्षा युक्ति में आपकी कौन सी है, बुकेज रिले। और 1 घंटा 5 मिनट, चलो ठीक है, इसको पूरा कर देते हैं बुकेज रिले को, फिर बाकी बचे हुए पार्ट को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बुकोज रिले में क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी आपके उठ के आते हैं एग्जाम में, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ग्लूकोज रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है। सबसे मुख्य सुरक्षा युक्ति में कंजर्वेटिव टैंक हो गया, आपकी एक्सप्लोजन वेंट होगी और आपकी कौन सी होगी, ग्लूकोज रिले। इनमें अगर तीनों में पूछा जाए कि सबसे अच्छी सुरक्षा युक्ति है जो सबसे अहम रोल प्ले करती है, वो कौन सी है, वो ग्लूकोज रिले है। ग्लूकोज रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफॉर्मर में आंतरिक दोष, कोई भी इंटरनल फॉल्ट आ जाता है, देखो जब तो तेल का टेम्परेचर बढ़ा तो उसके लिए कंजर्वेटिव टैंक हो गया और उसी के लिए आपकी एक्सप्लोजन वांट होगी, वाल्व होगी या वेंट हो गई, जिसको प्रेशर रिलीज वाल्व के तौर पर हमने बोल दिया। लेकिन कोई इंटरनल फॉल्ट आता है, आंतरिक दोष आ जाने की स्थिति में सूचना एक अलार्म बेल बजाती है। ये क्या बजाती है, अलार्म बेल बजाती है। और इसकी अलार्म बेल बजना तो ये सोच लेना पूरे पावर हाउस की ही अलार्म बज गई है। ये अलार्म जब बजती है तो सोच लीजिए इंटरनल फॉल्ट आया है, तब आदमी के ना हाथ पांव फूल जाते हैं। और इंटरनल फॉल्ट है तो बाहर कोई दिख रहा है कि भी देखो कोई हॉट पॉइंट है, भाई यहाँ स्पार्किंग हो रही है, या फिर मान के चलो भी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, काट दे। इंटरनल फॉल्ट का आना मतलब समझते हो आप कि अंदर, जैसे अपनी ये बॉडी है, उंगली की यहाँ चोट लगी, दिख रहा है भाई, उंगली यहाँ से कट भी गई तो दिख रहा है भाई कट गई, तो ये दर्द है, इसको तो सहन करना पड़ेगा। लेकिन कोई इंटरनल इतना ही दर्द जैसे उंगली के कटने का अगर अंदरूनी हो तो भाई पसीना आने लग जाता है, पता नहीं क्या समस्या हो गई, पेट में हो गया, चेस्ट में हो गया, दिमाग में हो गया, भाई अब नस फटेगी। समझ गए आप, इंटरनल फॉल्ट मतलब बहुत डेंजरस होता है। तो उस टाइम इसकी अलार्म बजती है तो सोच लेना पूरे पावर हाउस की अलार्म बज गई। ग्लूकोज रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफॉर्मर के आंतरिक दोष पैदा हो जाने की स्थिति में सूचना एक अलार्म बेल बजा कर देती है और साथ ही ट्रांसफॉर्मर के स्रोत को विसंयोजित कर देती है, मतलब सप्लाई आपकी काट देगी, अलार्म बजाएगी, सप्लाई काट देगी। अच्छा मान के चलो ये दोनों ही ना आती है तो फिर आपकी एक्सप्लोजन वेल्ट, अगर तेल की वजह से इशू है तो आपकी एक्सप्लोजन वेंट वाल्व, वो आपकी डायफ्राम टूट जाएगा। सामान्यतः इसका उपयोग अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है ना। सामान्यतः इसका कहां प्रयोग किया जाता है, अधिक क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य टैंक व सुरक्षा टैंक के बीच में लगी होती है। एक्सप्लोजन वेल्ट, प्रेशर रिलीज वाल्व, वो उन दोनों की पाइप पे लगेगी और ये इन दोनों के बीच में लगी होती है। डायग्राम से भी देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये तो इसका सर्किट डायग्राम हो गया, ये तो इसका सर्किट डायग्राम है। आपको मैं वहीं दिखाता हूँ बुक मेन डायग्राम में। ये देखो, ये रही बुकेज रिले, ये रहा ये स्ट्रक्चर। तो किसके बीच में लगी है, मुख्य टैंक और कंजर्वेटिव टैंक के बीच में क्या लगी है, आपकी ग्लूकोज रिले लगी है। क्या लगी है, बुकेज, मुख्य सुरक्षा युक्ति है, इन दोनों के बीच में लगेगी। और किसके दोष को जांच करने के लिए,
इंटरनल कोई फॉल्ट आता है उसके दोस्त को जांच करने, उसके दोस्त को बताने के लिए आपकी ये अलार्म बजाएगी। ठीक है, इसके अलार्म के दो प्रकार के सर्किट बने होते हैं, उनके नाम ध्यान रखने और इतना डिटेल से नहीं जानना। यह मुख्य टैंक व सुरक्षा टैंक के बीच में लगी होती है। बुकोस रिले में मरकरी की दो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रख लेना। मरकरी से भरे दो फ्लोटिंग पॉइंट रखे जाते हैं, दो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं जो मतलब ऑयल में तैरते रहते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को। एक फ्लोट अलार्म तथा एक पहला कौन सा है, एक फ्लोट अलार्म का, और दूसरा फ्लोट है वो किसका होता है, ट्रिपिंग का होता है, ट्रिपिंग कोयल का होता है। ट्रिपिंग आना मतलब समझ लेना कि उसको सप्लाई से कट कर देना। तो इसमें दो है, एक तो रहेगा पहला अलार्म, पहले तो भाई जो उस स्टेशन को संभालने वाला है उसको संचेत कर देना भाई कोई इंटरनल फॉल्ट आ गया। वो फिर आए आए और लगे कि भाई यार उसको वो नहीं आता है, और फिर भी इंटरनल फॉल्ट आपका बढ़ता जाए तो भाई फिर इसमें आ जाएगी ट्रिपिंग। ट्रिपिंग आना है ये सोच लेना कि सप्लाई को कट कर देना, ट्रिप कर देना। समझ गए इस बात को। तो इसमें दो मरकरीज आपसे पूछा जाएगा कि ग्लूकोज रिले किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसके दोष को बताती है, सबसे अच्छी सुरक्षा युक्ति है, मुख्य सुरक्षा युक्ति है, और क्या रहता है इसमें, इंटरनल फॉल्ट को बताती है, इसमें अलार्म बजती है, तीनों के पॉइंट। फिर अलार्म बजाने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें मरकरी के दो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं। उसमें जब क्या होगा, जब इसका इंटरनल कोई फॉल्ट आएगा ना तो ये कनेक्ट होगी तो पहली जो सिग्नल आएगा, पहली जो बजेगी आपकी मरकरी फ्लोटिंग पॉइंट है, जो आपका पानी तो क्या कहेंगे ऑयल में जो तैर रहे हैं, वो पहला अगर टच होगा तो आपके अलार्म बजेगी, फ्लोट अलार्म बजाएगा, और दूसरा जो होगा तो वो ट्रिपिंग कॉइल होगा। तो आपके दो मरकरी के फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, जो एक अलार्म के लिए, दूसरा ट्रिपिंग से जुड़ा होता है। इन दोनों की बाहरी डीसी स्रोत से, क्यों डीसी से, क्यों, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मर एसी से ऑपरेट होता है नो डाउट, लेकिन ये डीसी से क्यों कनेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरनल फॉल्ट है और वो फॉल्ट आपका एसी पे काम करता है तो एसी से आया है, अगर उसी से फॉल्ट आया है तो वो तो भाई काम करना ही बंद कर जाए। समझे कि नहीं समझे। तो अंदरूनी कोई फॉल्ट है और अंदरूनी कोई भी चीज से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे ऐसे समझो, कैसे बताऊं मैं तुमको, जैसे ऐसे समझो कि तुमको कोई रोग है उसी चीज से आया हो। जैसे मान के चलो स्मोकिंग करने से तुम्हारे लंग्स खराब हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, और तुम सोच रहे हो कि स्मोकिंग से इलाज हो जाए, तो क्या पॉसिबल है क्या। समझ गए मेरे बात को। कहने का मतलब यह है कि भाई जो फॉल्ट आया वो कहीं ना कहीं सप्लाई से आया है, और उसी सप्लाई का यूज कर रहे हैं तुम अलार्म बजाने में और ट्रिपिंग में, तो फिर तो बन गई बात, क्योंकि वो तो अच्छे से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही। उसका हो सकता है कोई फेज अंतर आ गया हो सकता है कि भाई उसकी सप्लाई की मतलब ऐसी कोई वोल्टेज आ गई हो जिसपे ये रिस्पॉन्ड ही ना करें, है ना, इसका सर्किट ही ब्रेक हो जाए। तो इस वजह से हम बाहर से देते हैं, बाहर से किसको देंगे, डीसी को देंगे, क्योंकि अपने जहां पर ये ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं ना उच्च पावर वाले, वहां पर आपका एक बैटरी बैकअप के तौर पर डीसी का एक बैटरी बैकअप होता है जो पूरे सिस्टम को चलाए रखता है। क्योंकि नो डाउट ऑपरेट तो एसी पे कर रहे हैं, लेकिन डीसी बैटरी बैकअप होता है जो पूरे सिस्टम को चलाए रखता है। और दूसरा काम, कहीं कहीं भी जहां भी फॉल्ट होगा तो उस फॉल्ट को पहचानने के लिए सप्लाई तो चाहिए, और सप्लाई कौन सी, डीसी। तो बुकेज रिले को बाहर से क्या दी जाती है, बाहर से डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, ताकि एक समस्या है तो ये दो मरकरी के जो दो फ्लोटिंग पॉइंट है वो एक तो किसके तौर पर प्रयोग हो जाए, अलार्म के तौर पर, और दूसरा किसके तौर पर प्रयोग हो जाए, ट्रिपिंग के तौर पर। बुकोज रिले में गैसीय दाब पर चलित युक्ति है। किस पे काम करती है बुकेज रिले, पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये गैसीय दाब पर चलित युक्ति है। गैसीय दाब पर, ये ना आप जो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट वाले ना मरकरी के दो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये जो प्रेशर रिलीज वाल्व होती है, ये जो कॉन्टेक्ट आने से फिर अलार्म देती है, ट्रिपिंग देती है, ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो आप 5th मॉड्यूल में लास्ट वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान रख लेना, वो जो बुकेज रिले है वो गैसीय, क्या है, गैसीय दाब, प्रेशर बनेगा, उसी दाब के ऊपर ही ऑपरेट होगी। तो बुकेज रिले किसके ऊपर ऑपरेट होती है, गैसीय दाब पर चलित युक्ति है, गैसीय दाब पर ये काम करती है। वैक्यूम पे काम करती है, कोई गैसीय पर काम करती है, तो ये गैसीय पे काम करती है। बुकेज रिले में ये सर्किट के नाम ध्यान रख लेना। बुकेज रिले को दो परिपथ के तौर पर ऑपरेट किया जाता है। पहला कौन सा है, अलार्म परिपथ, है ना, अलार्म सर्किट हो गया। दो सर्किट होते हैं, और सर्किट किससे आएंगे, मरकरी के दो फ्लोटिंग पॉइंट से आएंगे। मरकरी की दो प्लेट होती है, आप देख लीजिए, ये मरकरी की पहली मरकरी स्विच, ये पहला स्विच हो गया, ये दूसरा हो गया। पहला केस क्या होगा, पहला केस होगा अलार्म देना। मान के चलो यहाँ पर गैस ये दाब बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि जो आपकी ये बुकेज रिले, ये बुकेज रिले का डायग्राम है सारा। तो बुकेज रिले किस कौन सी चलित युक्ति है, गैसीय दाब चलित युक्ति है।
तो मतलब सोचो कि भी यहाँ दाब बहुत ज्यादा हो गया, तो पहला ये अपनी सर्किट से कनेक्ट, ये देखो थोड़ा सा दूर हटा इसे, ये इसे क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, तो आपका क्या आएगा, अलार्म सिग्नल आएगा। पहला क्या आएगा, अलार्म सिग्नल आएगा, अलार्म बजने लग जाएगी। मान के चलो अलार्म बजी, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर दूसरे स्विच से ये कनेक्ट होगी, दूसरे स्विच से कनेक्ट होगी, तो ध्यान से देखो फिर आपकी यहाँ क्या शो करेगा, ये शो करेगा आपकी क्या, ट्रिपिंग, यानी कि अब आपका ट्रांसफॉर्मर ट्रिप हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर ट्रिप हो जाएगा तो भाई नो डाउट कोई भी इंटरनल फॉल्ट है वो कोई और ज्यादा आपका नुकसान नहीं करेगा। समझ गए इस बात को? तो पढ़ लीजिए इसने क्या बोला है, जब भार बढ़ता है तो कुंडलीय ऊष्मा उत्पन्न करती है, हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे ट्रांसफॉर्मर ऑयल गर्म होने लग जाएगा। ट्रांसफॉर्मर ऑयल गर्म होगा तो ये ऐसे पड़ी होती है, जैसे आपने देखा होगा आपके पानी वाली टंकी होती है, पानी वाली टंकी में जब आप अलार्म लगाते हो, जैसे पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा तो जो गुब्बारा उसके अंदर होता है वो फिर ऐसे ऊपर जाके टच करता है, टच करते करते ही आपके अलार्म बजने लग जाते हैं। पानी की टंकी भर गई है ना, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए, जो भी आपने उसके अंदर ऑडियो क्लिप छोड़ी है वो बजने लग जाती है। आपने देखा होगा कि जो आप फ्लैश दबाते हो उसमें भी जैसे पानी की वो गुब्बारा ऊपर की तरफ ऐसे हो जाता है तो आपका पानी उस जो फ्लैश वाला जो होता है डब्बा उसमें भरना बंद हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब ये उसमें गैसीय दाब पर काम करती है, जब आपका ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा तो उसमें कुंडली उत्पन्न, इसमें उष्मा उत्पन्न होगी और ट्रांसफॉर्मर ऑयल गर्म होने होकर उठने लगता है तो अलार्म परिपथ को ऑन कर देता है। तो जैसे ही ये, जैसे मान के चलो टेम्परेचर बढ़ा 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 है ना, टेम्परेचर बढ़ा तो तेल ऐसे उबलने लग गया, उबलने लगे, तो यहां से जब तेल इसको उबलेगा तो इसको ये परिपथ से टच कर देगा, तो आपकी क्या बजने लग जाएगी, अलार्म बजने लग जाएगी। क्लियर होगी ये बात? इस स्थिति में ट्रांसफार्मर मुख्य सप्लाई से जुड़ा रहता है, अलार्म बजी है, ट्रांसफार्मर बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि अभी आप चाहते हैं, ये बनाया इस वजह से है कि भाई जहां पर वो बंदा है कोई नियर बाय, जो मान लो ड्यूटी कर रहा है, वो आके चेक कर ले कि भाई समस्या क्या है। लेकिन कोई इसको लगा कि भाई यार समस्या इतनी ज्यादा है, तब आपकी ट्रिपिंग आएगी। कैसे? जब ट्रांसफार्मर पर भार बहुत अधिक हो जाए या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाए। शॉर्ट सर्किट मतलब, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि आपका भार है वो साइड में हट जाए और आपके धारा का प्रवाह अनंत होने लग जाए, तब आपके शॉर्ट सर्किट होना मतलब समझते हैं ना, धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा होने लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तब तेल बहुत अधिक गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा, जिससे ऊपर वाले फ्लोट से पहले नीचे वाली ट्रिपिंग, ऊपर वाले का अलार्म को बाद में देखेंगे, है ना, अलार्म बजेगी कोई आके संभालेगा, फट जाएगा, सौदा खत्म, माल पानी खत्म, इससे पहले ये क्या कर देगी, ये ट्रिपिंग इसके साथ है ना, इसके साथ जैसे ही उबलने लग जाएगी इससे कनेक्ट होगी, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर ट्रिप हो जाएगा। जब तेल बहुत अधिक गर्म होता है जिससे ऊपर वाले फ्लोट से पहले नीचे वाला फ्लोट ट्रिप करा देता है, क्या करा देता है, ट्रिप करा देता है, ट्रिप कोयल को ऊर्जित कर ट्रांसफॉर्मर को मुख्य सप्लाई से अलग कर देता है। समझ गए? तो ये दो आपको ध्यान रखने हैं। ग्लूकोज रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है। ग्लूकोज रिले में हम क्या करते हैं, अलार्म का प्रयोग करते हैं, किसके, इंटरनल कोई फॉल्ट आएगा उसमें अलार्म बजने लग जाएगी। आपने देखा कि ये गैस चलित दाब युक्ति है, गैस के दाब पर ये काम करती है। दो सर्किट, दो मरकरी कॉइल यूज करते हैं, ये ली दोनों मरकरी कॉइल, और वो आपकी ऑयल में फ्लोट करती रहती है। कब करेगी, कब बजेगी अलार्म, कब बजेगी, जब आपका कोई फॉल्ट आया, तो आपके फॉल्ट कैसा, उष्मा का, जब तेल उबलने लगेगा तो उष्मा ज्यादा रहेगी, उष्मा ज्यादा होने की वजह से तेल उबलने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा तो ऐसे ये कनेक्ट हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, अलार्म बजेगी। लेकिन कोई ऐसी स्थिति आ जाए, बहुत ज्यादा बाहर हो जाए, लोड पड़ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ऊपर वाली बाद में बजाएंगे, भाई पहले ट्रांसफॉर्मर को बचाते हैं, ट्रांसफॉर्मर को बचाते हैं, तो ये क्या करेगी, ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप करा देगी, यानी कि ट्रिपिंग सर्किट से ये कनेक्ट होती है। ठीक है, तो अब क्लास का टाइम हो चुका। अब वैसे भी इस पूरी स्लाइड में मैं पढ़ा चुके, 63 पेज थे, 63 पेज हो रहा है अपने, है ना, फिर उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर आपका टोटल 120 पेज की स्लाइड है। होप सो आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आपके यहाँ सेट हो रहा है, पढ़ाते सब है, नो डाउट बहुत अच्छा से पढ़ाते होगे, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करता, ना ही मेरी आदत है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको मैं याद कराऊं, बस इतना सा मेरा दायित्व है, उस दायित्व पर मैं खरा उतरूंगा, चाहे मेरे साथ बच्चे 10 कनेक्ट हो, 100 कनेक्ट हो या 1000 कनेक्ट हो, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं जो कनेक्ट होगा उसके पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। और कोई ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि भाई हमारा कोई नहीं है, उन सब बच्चों के लिए भाई आपका भाई खड़ा है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और दूसरी बात, जाएगा कहाँ से यार, सारा कुछ तो निचोड़ देंगे। और दूसरी बात, याद करवाएंगे, याद करवाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस था, उस प्रॉमिस पे खरा उतरेंगे।
ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। स्टार्टिंग के 2 मिनट लेता हूँ, 1 मिनट जाते जाते, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे मॉक टेस्ट लगाना चाहे तो वे मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हैं। मॉक टेस्ट परचेज कीजिए, अभी से ट्राई कर दीजिए, पढ़िए। ये पता है क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम 2014 में हम बीटेक पास आउट हुए, हालांकि मैं तो उससे पहले ही पढ़ाने लग गया था, बीटेक के दौरान ही। मैथ अपना सब्जेक्ट था, मैथ अपना बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। और उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो शाम को अभी थोड़ी देर बाद 7:30 बजे उसकी क्लास भी है। तो उस टाइम मैंने एक चीज नोटिस की, मैं जब तैयारी करने स्टार्ट लगा कर रहा तो मैं, टीचर मेरे को कहते थे मॉक टेस्ट लगाओ भाई, क्योंकि उस दौरान शौक था जैसे सीडीएस में, सीपीओ में और सीजीएल के पेपर का। लेकिन मेरे को मैथ इतना अच्छा लगता था कि मैंने सिर्फ मैथ ही पढ़ा। लेकिन टीचर कहते थे कि भाई तुम मॉक टेस्ट लगाओ, अगर तुमको कामयाब होना है तो 50% पढ़ाइए, 50% मॉक टेस्ट है। हालांकि मैंने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की, सिर्फ पढ़ाने के मकसद से ही एक सब्जेक्ट तैयार किया था उस दौरान। तो उस टाइम हमें ये लगता था कि यार कि अभी तक तो सिलेबस कुछ हुआ ही नहीं, अभी मॉक टेस्ट क्या लगाना, जिस दिन हो जाएगा उस दिन फिर 2-3 टॉपिक तो 3-4-5 जब क्लियर हो जाएंगे तब लगाएंगे। वो दिन आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ये मेरे से लिखवा लो, ये मेरी एक की कहानी नहीं, ये सबकी कहानी होती है, कभी सिलेबस पूरा होता ही नहीं। लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाने लग जाते हैं तो भाई ये 3500 क्वेश्चन आपकी गिरफ्त में होंगे, और 3500 का मतलब है कि आप 40, 45, 50 के स्कोर पे हो। तो मॉक टेस्ट लगाने के 3-4 फायदे हैं, बस लास्ट की 30 से 35 सेकंड लूंगा। एक तो आपको ये पता लग जाता है कि एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, एक ये पता लग जाता है कि ये जो पढ़ा रहा है इसमें कितना दम है, फिर ये भी पता लग जाता है कि भाई जो आपका लेवल आपका हाल फिलहाल में, उसको कितना स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। और आपका ये भी आइडिया लग जाता है कि भाई आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आप सोचते हो कि ये उत्तर होगा, तुक्के मारने की कोशिश करते हो, उत्तर कुछ और ही होता है, तो फिर आप धीरे धीरे अपने आप को निखारने लग जाते हो। तो ये फायदे हैं, इसको लगाइए और इसका बेस्ट बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि 50% पढ़ाई और 50% के मॉक टेस्ट। और जो बच्चे इसकी पीडीएफ परचेज करना चाहे तो वीर कॉन्सेप्ट पे ऐप पे जाएंगे, ये थ्योरी प्लस वन लाइनर और प्लस में 150 आपके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।